जमीन खाली करो। मतलब इतना पैसा पकड़ो और जमीन खाली करो, या फिर या इतने रुपए दो और जमीन खाली करो। मतलब दो तरीके हैं ना जमीन लेने के। पहला जमीन लेने का तरीका है कि वो आपका जमीन अधिग्रहण कर ले, कि हमको ये बड़े वाला दिख रहा है कि इतना बड़ा पीपल का पेड़ है, कई सौ साल पुराना पेड़ है, ये है ना, ये इधर जो दिखाई दे रहा है, तो उनको पता है कि ये कटेगा नहीं, तो यहाँ की जो जीवन की जो धारा है उसको तोड़ नहीं सकते, तो इनको काटना है अगर, तो यहाँ कोई ना कोई उद्योग धंधा लगाना पड़ेगा। जंगल कटने मतलब जंगल को काटेंगे तभी तो उद्योग लगेगा ना। जो आपकी लाइफ लाइन है उसको काटना पड़ेगा पहले। और ये बड़े बड़े पेड़ काटने हैं सड़क के चारों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ वाले जो पेड़ काटने हैं, तो इसके लिए चौड़ी सड़क बनानी पड़ेगी। तो अब वो ये कह रही है कि अपनी जमीन का पैसा पकड़ो, ये डीसी रेट है, और जमीन खाली करो। एक तो ये तरीका है जमीन को खाली करने का, और दूसरा तरीका ये है कि वो आपकी जमीन के कागज बना दे, कागज बनाकर वो आपको उल जलूल लोन दे दे, और लोन की चुकती करने के लिए आपका जो काम धंधा है उसको चौपट कर दे। जैसे लॉकडाउन लगाकर आपका काम धंधा चौपट कर दिया, और अब आप लोन चुकता ना कर पाओ तो आप बोलो कि या तो लोन दो, नहीं तो जमीन खाली करो। दो ही तरीके हैं ना जमीन खाली करने के, और दोनों तरीके से आपको दोनों तरीके से फंसाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि जब लोन दे नहीं पा रहे हो तो समाज के अंदर पहली तो आपने इस तरह का कल्चर बना रखा है कि हमारे यहाँ ब्याज का पैसा लेना और देना दोनों को पाप कर्म कहा जाता है। हमारे पुरखे इसे गलत काम कहते थे, चाहे हिंदू पंथ के लोग हों चाहे मुस्लिम, इसमें कोई दोनों के दोनों ही उसको ब्याज के पैसे को हराम का पैसा बोलते हैं। अच्छा, ब्याज लेना नहीं था लेकिन फिर भी आदमी ने लोन ले लिया है, तो वो अपने समाज से उस चीज को छुपा के रखता है कि भाई मैंने लोन ले रखा है, और जब वो चुकता नहीं कर पाता उसको भी छुपा के रखता है कि घर पे अगर बैंक वाला मांगने आ गया तो भाई बेइज्जती हो जाएगी। इस चक्कर में वो दोस्तों से पैसे लेके उसको, भाई दो बोल गाली मत दे यार, बोल मत, घर पे मत आना, गांव में मत आना, गांव में बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा करके हम उसको रोकते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बैंक वाला जो पैसे इकट्ठे करता है, कलेक्शन वाला, वो आपके पैसे बैंक में जमा भी नहीं करता है, कैश अपनी जेब में डालता रहता है, और आपका लोन पेंडिंग ही पड़ा रहता है। मान लो आपकी 6 किस्तें ड्यू हो गई, आपने 2 किस्तें दे दी, अब एनपीए तो 3 किस्तों में हो जाता है, आपने 2 किस्तों का पैसा दे दिया कि बाकी का मैं धीरे धीरे चुकता कर रहा हूं, तो वो 2 भी जेब में डाल लेता है। अब अगली किस्त 7 हो जाएंगी, अगले महीने होनी चाहिए थी कम, वो हो जाएगी ज्यादा। तो वो चुप रहने के चक्कर में बताता नहीं है अपने समाज को, और जब वो समाज को नहीं बताता है तो एक दिन ऐसा आता है जब वो उसके घर पे भी आते हैं गाड़ी भर के। अब वो शर्म के मारे या तो उसे थोड़ा बहुत ज़मीन बेचनी पड़ेगी, अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़ेंगे, या अपना कोई और ट्रैक्टर या कोई डंगर बेचना पड़ेगा, और बेच के वो उसको देने की कोशिश करेगा। किसी के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है तो वो शर्म के मारे कई बार आत्महत्या भी कर लेता है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि इतनी बेइज्जती सहन नहीं हुई, क्योंकि जब वो व्यक्ति गांव में बात करता है या गांव में जब उसके बारे में जिक्र चलता है, तो गांव में ऐसे ही बैठे हुए लोग जिनका काम ठीक से चल रहा है और जिनको षड्यंत्र का पूरा पता नहीं है और जिनको अपनी चलानी है, वो 1 मिनट में मुंह से कुछ भी निकाल कर ऐसा बोल सकते हैं कि जब दे नहीं सकता था तो लिया क्यों। वो ऐसा बोल देंगे, भाई जब देने का जुगाड़ नहीं था तो तुम्हें लोन नहीं लेना चाहिए था। किसी को भी ये नहीं सोचने की समझ है, या कोई भी हमको ये नहीं बता रहा है कि इस देश में 1947 से लेकर अभी तक 2014 तक हमारे भारत देश ने, इसकी सरकार ने, मतलब हमने तो नहीं लिया किसी ने भी, लेकिन सरकार ने लगभग 54 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, 54 लाख करोड़ का। और उसका जो ब्याज बनता है हर साल हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे बजट में ब्याज भी चुकता करने का पैसा नहीं होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
ब्याज भी चुकता करने का पैसा नहीं होता है। और 2014 से लेकर, गौर से देखना कि 1947 से लेकर 2014 तक 67 ईयर्स में 67 साल ही बने ना, कितने बने 2014 तक, नरेंद्र मोदी 2014 में आया ना। ये सरकार जो चल रही है, जब हम बात करेंगे तो इस सरकार की और पहली सरकार की तुलना करेंगे, हम बताएंगे कि पहले वाले चोर थे तो ये डाकू हैं। अगर ये वाले पहले वालों को चोर बोलेंगे तो हमको कोई ये कह देगा कि ये कांग्रेस की तरफ से, तो भैया हमको मालूम है कि वो भी चोर ही थे, उन्होंने भी देश को बेचा ही है। वो थोड़ा सा स्लो बेच रहे थे, ये थोड़ा तेजी से बेच रहे हैं। वो जहर थोड़ा धीमा दे रहे थे, ये थोड़ा तेजी से दे रहे हैं। वो देश को बर्बाद करने में थोड़ा स्लो थे। इन लोगों ने जातिवाद का और धर्म के संप्रदाय के नाम पर भी दंगे करना शुरू कर दिए। बात तो ये है कि इन सरकारों ने, जितनी भी सरकार आई आज तक, जितनी सरकार आई 2014 तक, मतलब इस सरकार से पहले तक, उन्होंने लोन लिया 54 लाख करोड़ रुपए का। कितना लिया याद रखना है आपको, 54 लाख करोड़ का, ठीक है। और जब यह सरकार आई है, मौजूदा सरकार, अभी कितना हो गया अपना लोन? लगभग 150 लाख करोड़। वो 215 पब्लिक का है, 154, चलो 150 लगभग बोल देते हैं, 140 कम भी हो गया होगा बाय चांस। मतलब सारी सरकारों ने मिलकर लिया 50 लाख करोड़, अंदाजा लगा रहा हूं मैं, एस्टिमेट लगा के बता रहा हूं आपको। और अकेली सरकार ने लिया 100 लाख करोड़। इसको आप ऐसे लीजिए कि सबका लोन उसका डबल अकेले बंदे ने ले लिया। पहले ब्याज भी चुकता नहीं हो रहा था, अब उससे 3 गुना लोन हो गया है, अब चुकता कर पाएंगे? तो कोई पूछे इस सफेद दाढ़ी वाले से, कहने वाला तो सफेद सुअर था पर नहीं कहूंगा, ठीक है, अच्छी बात नहीं है किसी को कोई ऐसे बोलना, पर इस सफेद दाढ़ी वाले से कोई पूछे, आप समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब तुमसे चुकता नहीं हो रहा था तो तुमने लिया क्यों? जब पिछले वाला ही चुकता नहीं हो रहा है तुमसे, तो तुमने नया क्यों लिया? सवाल यह है। और जब आपने पहले 5 साल की सरकार आपकी थी, उसमें अगर देश के अंदर कर्जा घटा होता, भाई पहले 5 साल जो कर्जा लिया उससे जो तुमने विकास कार्य किए, उससे अगर देश के अंदर कर्जा घटा होता तो और लेने का कुछ गुंजाइश बनती है। लेकिन उससे कर्जा बढ़ ही रहा है, तो फिर और कर्जा क्यों लिए जा रहे हो? और जो कर्जा लिए जा रहे हो, तो भैया जी जो पैसा देने वाला आदमी है, जो ब्याज पर पैसा देता है, चाहे वो बैंक है और चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, आपके गांव का बैंक, बेशक आपका बेटा उस बैंक में नौकरी करता हो, बिना कुछ गिरवी रखे आपको लोन दे देता है क्या? नहीं देता है ना। छोटा मोटा लोन आपको वैसे टेस्टिंग के लिए दे दे, वो बात अलग, आपकी तनख्वाह देख करके कि भाई चलो इसके पास गवर्नमेंट की सैलरी है, इसको बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सवाल ये है कि छोटा मोटा बैंक जिसमें आपका रिश्तेदार नौकरी करता है, वो भी बिना कुछ गिरवी रखे आपको लोन नहीं देता है, तो वर्ल्ड बैंक आपको कैसे लोन दे देगा, जब वर्ल्ड बैंक को यह भी नहीं पता कि ये वाला जो लोन ले रहा है ये बचेगा भी नहीं जिंदा, या अगले 5 साल में सरकार आएगी कि नहीं आएगी? आपका तो पता है कि आपका फलाना ढिमकाना नाम है, मेरा तो पता है कि मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है, मैं तो, मेरे पिताजी का नाम नफे सिंह है, मैं इस गांव फफड़ाना में रहता हूं, जिला करनाल है, मेरा तो सबको पता है ना कि मैं ये आदमी हूं, मैं लोन ले रहा हूं, मेरी ये जमीन है, मेरे इस चीज को मैंने गिरवे रखा है। ये प्रधानमंत्री अगर लोन ले रहा है, या ये सरकार लोन ले रही है, या ये पार्टी लोन ले रही है, तो क्या इस पार्टी की सरकार जरूरी है अगले 5 साल बाद आएगी? तो वर्ल्ड बैंक को तो ये पता है। तो वर्ल्ड बैंक ऐसे किसी आदमी के कहने से तो लोन देगा नहीं, वो कुछ ना कुछ तो कोलेटरल रखेगा, वो गिरवी रखेगा। वो गिरवी क्या रखेगा
या तो वो इस देश के आदमियों को गिरवी रखेगा। भाई आप पहले रखते थे ना, पैसा नहीं चुकता कर पा रहा है तो घर में दिहाड़ी करने के लिए आ जा, हमारा खेत में काम करवाने के लिए, या ऐसा होता है ना कि भाई तुमको एक आदमी दे देना पड़ेगा। या तो वो आदमियों को गिरवी रख रहा है, या फिर वो हमारी जमीनों को गिरवी रख रहा है, या पंचायत की जमीनों को गिरवी रख रहा है, या सड़कों को गिरवी रख रहा है, या जंगलों को गिरवी रख रहा है। किस चीज को गिरवी रख रहा है, ये तो पूछना हक बनता है देश की जनता का, क्योंकि मालिक तो देश की जनता है। ये कोई नहीं पूछ रहा है कि जब तुमसे चुकता नहीं हो रहा था, सरकार से कोई नहीं पूछ रहा है कि जब तुमसे पहले चुकता नहीं हो रहा था तो तुम नया क्यों ले रहे हो। पहली बात, ये सवाल हमको लिख करके पूछना चाहिए, लिख करके, कि तुमने क्या गिरवी रखा है, पहले बताओ हमको। जो लोन दे रहे हो तुम क्या गिरवी रख रहे हो इस देश का, कौन सी चीज के बदले ले रहे हैं। आने वाले टाइम में जब हमारे पास थोड़ा संख्या बल अधिक होगा, देखो अभी तो क्या है, आपने अगर चिट्ठी लिख दी अकेले आदमी ने, ये तो मैं लिख के भी पूछ सकता हूं, पर मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि चिट्ठी लिख दी तो घर में आ जाएंगे, घर में ही, मेरे घर में ही 5 किलो हीरोइन के साथ पकड़ा, नशे की तस्करी करने वाला आदमी, ऐसा करके बना देंगे तस्कर। क्यों जी, फिर तस्कर सवाल नहीं पूछ सकते ना। जिसके ऊपर अपराधी का ठप्पा लग जाएगा वो सरकार के खिलाफ बोलेगा तो पब्लिक में उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है ना। तो वो इंतजार करते हैं, कोई लड़की का मामला, कोई औरत का मामला, कोई छेड़छाड़ का, कोई बलात्कार का लग जाए, या तो तब तक देवेंद्र के ऊपर, या कोई पैसे के लेन देन का, किसी से ठगी का, चोरी का कोई मुकदमा लग जाए। अभी तक तो नहीं है, लेकिन जैसे ही सरकारों के लिए खतरा होने लगेंगे ये मुकदमे सारे आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। क्यों, क्रेडिबिलिटी खत्म करनी है। उससे पहले हमको देश की जनता के अंदर एक चेतना का मतलब विस्तार करना है कि भाई आप कम से कम इतना तो पूछ ही सकते हो। अकेले पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कोई तारीख रखे कि भाई सारे जने एक एक गांव से कम 10-10, 15-15 चिट्ठी जानी चाहिए, ताकि अगर थाने से थानेदार आए गांव वालों को बुलाने, किसी बंदे को बुलाने कि तुमने ये चिट्ठी क्यों लिखी, तो कम से कम 15 आदमी तो जाएं, इकट्ठे बैठ के जेल में हंसी ठट्ठा तो कर लेंगे, हैं कि 15 मेरे गांव से गए कि 12 मेरे गांव से, चर्चा चलेगी यार मेरे से इतने गए। और इतने लोगों के लिए इनके पास जेल का अरेंजमेंट नहीं है, इतने लोगों के पास एक एक आदमी को तो रगड़ के पूरे गांव को डरा के रखने का तो अरेंजमेंट इनके पास है। लेकिन गांव से अगर 20 आदमी जेल में जाने को तैयार हो जाएं प्रत्येक गांव से, फिर इनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। 10 भी हो जाए तो भी अरेंजमेंट नहीं है, हर गांव से एक भी हो जाए तो भी अरेंजमेंट नहीं है। मतलब मैं जो कहना की कोशिश कर रहा हूं कि पहली बात, ये लोन को किसी ना किसी चीज को गिरवी रख के देते हैं। अब आपने गिरवी रख दिया कोई सामान। दूसरी बात यह है कि यदि वो लोन असली छपा हुआ है तो सरकार की लोन देने की लिमिट रहेगी। क्योंकि भैया एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोन अगर दिया है तो वो वापस भी आना चाहिए, है कि नहीं। आप जरा सोच कर देखो, ब्याज के खेल को थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचना है और आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो क्या है। मैंने इस सभा में किन्हीं 10 लोगों को, इन पहले 10 लोगों को 1 लाख रुपए का लोन दे दिया और मैंने कहा कि ये तुमसे ना डेली तुमको किस्त देनी पड़ेगी, इसको आप महीने की किस्त के साथ, फिर मैं समझाने के लिए एक आंकड़ा ले रहा हूं बस, खाली परसेंटेज, और उसमें मत जाना आप लोग। मैं कह रहा हूं कि तुम लोगों ने 1 लाख रुपया ले लिया है, 10-10 हजार रुपया मैंने सबको दे दिया 10 लोगों को, और मैंने कहा कि रोज का 1000 रुपया तुमने देना है। तो 1-1 हजार रुपया 10 जने देंगे तो मुझे अगले दिन कितना पैसा मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा। अब यदि इस 10,000 रुपए को मैं 11वें आदमी को दे देता हूं ब्याज पे, इनको भी 10-10 हजार दे दिया, और मैंने 10,000 रुपया जो मुझे मिला किस्त के रूप में, ये मैंने 11वें आदमी को दे दिया, ठीक है। अब ये सारे के सारे 1-1 हजार रुपया देंगे, इसमें से मेरे को 11,000 रुपया अगले दिन मिल जाएगा। इस 11,000 रुपए को मैं अगले दिन 12वें आदमी को दे देता हूं, तो अब मेरे को अगले दिन 12,000 रुपया मिलेगा। फिर इस 12,000 रुपए को मैं 13वें आदमी को दे देता हूं, और फिर ये
13,000 रुपया मिल जाएगा 13वें आदमी को, 12,000 रुपया, है कि नहीं? तो अब 13 आदमियों के पास कितना पैसा जमा हो गया? देना कितना है 13 आदमियों ने? 1,30,000 से लगभग 2-3 हजार एक्स्ट्रा, जो 11,000, 12,000, 13,000 था, ठीक है ना? मतलब 1,35,000 के करीब आपने 13 आदमियों ने मुझे देना है। लेकिन नोट कितने हैं टोटल? वही रुपया तो जो आपको दिया था, वही रुपया तो आपने उसी में से तो मेरे को दिया था ना ब्याज। मतलब आप लोगों के पास नोट कितना है? 1,00,000। और देना कितना है? 1,35,000। दे सकते हो? है ही नहीं है 35,000 तो। नोट तो वही घूम रहा है ना। समझे कि नहीं समझे? भाई वो 35,000 तो कहीं है ही नहीं। आप है सिर्फ 1,00,000, तो वो 35,000 रुपया दे नहीं पाओगे आप। मान लो मैं पहले वाले को बोल देता हूं तेरी किस्त, तेरा टाइम पूरा हो गया, पहले किस्त दे। अब वो कहेगा यार पैसे तो नहीं है, तो वो क्या करेगा? बाकियों से थोड़े थोड़े उधार लेगा। तो वो बाकियों से जो पैसे लेगा, वो बाकियों के पास भी तो उसी 1,00,000 रुपए में से हैं, तो वो उसको दे देंगे, तो उनके पास देने के लिए नहीं बचेगा। लेकिन अगर उसने दे दिया, नहीं पहले जो चुकता कर गया, बाद में चुकता करने के वाले के पास कुछ नहीं बचेगा। तो पहले चुकता कौन कर सकता है? जिसकी रेगुलर इनकम हो, मोटी कमाई हो, मोटा धंधा हो, वो तो पहले चुकता कर देगा। और बाद में चुकता कौन कर पाएगा? जिसका छोटा काम हो, थोड़ी दिहाड़ी हो, थोड़ी जमीन हो, थोड़ा लोन हो। यानी छोटे लोन लेने वाले, यानी छोटे जमींदार, थोड़ा काम करने वाले, रेडी पटरी वाले, और जो मिडिल क्लास आदमी मेहनत करके कमाने वाला, दिहाड़ी वाला, वो चुकता नहीं कर पाएगा। बेईमान आदमी तो उधार लेकर के बैंक को तो पकड़ा देगा, खुद कह देगा है ही नहीं, मैं क्या करूं। हो नहीं रहा है क्या आपके समाज में? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो बैंकों से तो लोन लिए जा रहा है, आपसे भी उधार ले लेता है, उसी को दिखा करके बैंकों से ले लेता है, और फिर बैंक को भी कह देता है नहीं, तुमको भी कह देता है नहीं, और खुद कोठी गाड़ लेता है शहर में, या बड़ी कोई इंडस्ट्री चालू कर लेता है। हो रहा है ये तो। लेकिन ईमानदार आदमी ना पड़ोस को बता रहा है, ना गांव को बता रहा है, देने के लिए उसके पास है नहीं, क्योंकि जो उसको दिया है वो है ही नहीं कहीं। वो जो 30,000 मैंने एक्स्ट्रा दिया है, वो तो कहीं है ही नहीं भैया, हवा में आपके खाते में लिख दिया, आपको कमा कमा के देना है, लेकिन काम धंधा आपका चौपट मैंने कर दिया। सरकार नहीं, मतलब सरकार ने काम धंधा चौपट कर दिया, तो चुकता नहीं कर पाओगे। चुकता नहीं कर पाओगे तो डंगर, सोना, मतलब गाय, भैंस, दुकान, मकान या खेत, कुछ तो बेचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कंगाल होते जाएंगे। किस चीज के बदले? जो रुपया है ही नहीं उसके बदले। इसीलिए ब्याज को मूलधन बनाना कानूनन भी जुर्म है, और हमारे जीवन शैली में भी, हमारे पुरखों के हिसाब से भी, हमारे पंथ के हिसाब से भी, हमारे धर्म के हिसाब से भी इसको पाप कहा गया, हराम कहा गया। अब बिंदु आया कि पहली बात तो यह हुई कि भैया जो आपको ब्याज पर रुपया दिया गया है वो कहीं है ही नहीं, सिर्फ डिजिट आपको दे दिए गए। इसका जब हमने आरटीआई के जरिए खुलासा किया, ये किताब है अपने पास में, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, घनश्याम वर्मा जी की किताब है। इसमें मैं सह लेखक हूँ। थोड़ा बहुत जो हमसे सहयोग बना जनता सरकार मोर्चा की तरफ से, उसमें वो मेहनत लगी। और इस किताब में घनश्याम वर्मा जी ने अपनी जो रिसर्च है उसके बारे में पूरा खुल करके बताया हुआ है कि जब आरबीआई से पूछा गया कि जो तुमने हमको लोन दिया है, वो लोन असलियत में कहाँ से तुम लेकर के आए, तुम्हारी बैलेंस शीट क्या कहती है, उसके हिसाब से तुम्हारा क्या असलियत है वो हमको बताओ। तो बैंकों से निकल कर आया कि बैंकों के पास 800 टन सोना है, जिसको रख करके वो नोट छाप सकते हैं। वो 800 टन सोना की जो कीमत बनती है वो 4.8 लाख करोड़ बनती है। यानी नोट छपने चाहिए पूरे देश के अंदर 4.8 लाख करोड़, और उससे ज़्यादा का लोन भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों जी? क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा अगर छपा ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। अब वो जब तक पूछा गया है उस टाइम पर 5 लाख करोड़ के नोट छपने चाहिए थे,
लेकिन नोट कितने के छपे? 34 लाख करोड़ रुपए के, यानी 29 लाख करोड़ रुपए का नकली नोट बैंकों ने छाप लिया। अब वो नकली नोट असली में चल रहा है। भाई आपके गांव में मैं देखता था आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले गांव के अंदर नकली नोट चलते थे ना। रात बिरात में दुकानदार को नकली नोट पकड़ा जाते थे और उसके बदले में असली के खुले नोट ले आते थे। 500 का देके या 100 का देकर छोटे नोट छोटे ले आते थे। ऐसा हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। अब जब दुकानदार को नहीं पता है तो वो नकली नोट भी असली में चल रहा है, तो आपको भी नहीं पता है तो आपके हाथ में जो नकली नोट है ये भी असली में चल रहा है। यानी दुकानदार जैसे आपके भरोसे पर उस नकली को असली में चला रहा था, ऐसे ही आप बैंकों के ऊपर जो भरोसा है उनके छापे हुए नकली नोट को असली में चला रहे हो। आपके खाते में डिजिट ट्रांसफर किया, आपके खाते में डिजिट भेज दिया उन्होंने कि लो तुम्हारे खाते में दे दिया। भाई तुमको गेहूं दिया है, गेहूं को तुम खा सकते हो, उगा सकते हो, अपने जानवर को डंगर को खिला सकते हो, हैं, स्टोर करके रख सकते हो, अभी भूख नहीं लगी है बाद में खा सकते हो। आपको कागज का नोट दे दिया, चलो इसको मान सकते हो कि इससे गेहूं आ जाएगा और कभी ना कभी इसके बदले में गेहूं ले सकते हो। 5 किलो गेहूं रख दिया है, उसमें जितनी रोटी आज से 10 साल पहले बनती थी, आज से 100 साल पहले बनती थी, 1000 साल पहले बनती थी, 5 किलो गेहूं में उतनी ही रोटी आज बनती होगी या कम ज्यादा बन सकती है? सिद्धांत है ये तो प्रकृति का कि 5 किलो गेहूं में जितनी ऊर्जा मिलेगी 500 साल पहले, 5000 साल पहले, उतनी आज मिल रही है। तो 5 रुपए में जितना सामान 5000 साल पहले मिलता था आज क्यों नहीं मिल रहा? नहीं समझे? कहीं ठगी हुई है तभी तो गड़बड़ हो रही है कि जो सामान पहले 1 रुपए में मिलता था अब 800 रुपए में मिलता है। मेले में जाते थे 1 रुपए में इतना सामान ले आते थे घर के लिए, जितना सामान आज 800 1000 रुपए में भी नहीं आता है। चावल का लगाओ, गेहूं का लगाओ, इसके अंदर पूरे आंकड़े दिए हुए हैं जनाब। ये तो देखा है ना टाइम आपने। अगर गेहूं आपके साथ ठगी नहीं कर रहा, अगर कुदरत आपके साथ ठगी नहीं कर रही, जितना एनर्जी जितनी रोटी आपको 500 साल पहले दे रहा था उतनी आज दे रहा है, तो बैंकों ने आपके साथ ऐसे ठगी कैसे कर दी कि पहले आपको 50,000 रुपए में 1 एकड़ जमीन मिल जाती थी, आज उसी जमीन 1 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए ना वो बड़ी है 1 इंच भी, ना तो वो रबड़ की तरह बड़ी है, ना उसने पैदावार ज्यादा चालू की है, ना उससे सोना उगल रहा है, ना उससे कुछ और हो रहा है, वही 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए आज आपको 20 लाख रुपया कैसे खर्च करना पड़ता है। और वहां पे करनाल के एरिया में या दिल्ली के एरिया में चले जाओ, उसी 1 एकड़ जमीन पे आपको 50-50 करोड़ रुपया कैसे खर्च करना पड़ता है। वही 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए अब आपको 50 करोड़ रुपया कमाना पड़ता है, जो 20,000 50,000 में आती थी ना जी। आपने तो देखा है वो दौर। मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, उस रुपए में उतना ही सामान नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, तो इसका मतलब रुपया आपके साथ ठगी कर रहा है, तो रुपया छापने वाला आपके साथ गड़बड़ कर रहा है। नोट छपने चाहिए थे 5 लाख करोड़, छाप दिए 34 लाख करोड़। फिर भी हमने सोचा चलो देश की जनता बैंकों के ऊपर, सरकारों के ऊपर भरोसा करके और 34 लाख करोड़ रुपए को असली मान बैठी है, तो 34 लाख करोड़ रुपए तक ही लोन देना चाहिए था, इससे फालतू लोन नहीं देना चाहिए था। लोन दे दिया 215 लाख करोड़। मतलब अगर 215 लाख करोड़ रुपए का लोन दे दिया है और 34 लाख करोड़ रुपए छपे हुए हैं और उनको हम असली भी मान लें, जो कि हैं तो नकली। ये टू टू कर रहा है, इसको थोड़ा कर लो ना कम। साउंड वाला किधर गया हो भाई? तो अगर ये मान भी लेते हैं कि ये असली है, तो भाई लगभग 180 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का तो नीलाम होना तय हो गया। अब वो नीलाम किसकी होगी? अंबानी और अडानी की तो नहीं होगी पक्का, उसका तो माफ होगा। उसके लोन का माफ होने का स्टाइल देखा है? अपनी टीम में से एक साथी है, वो एनसीएलटी का वो लेकर के आए और वो कैलकुलेशन उन्होंने हमको बताई।
पता चला हो ये तो इतना बड़ी ठगी कर रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, बोल देते थे कि उसका इतने लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया, उसका इतने लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। उन्होंने वो गणित समझाया, मान सिंह जी ने हमको। गणित क्या समझाया? वो बोले कि इसका 54 लाख करोड़ रुपए का लोन था और कितने में हुआ, मतलब उसको जो चुकता करना पड़ा 54 लाख करोड़, 54,000 करोड़ का, 54 लाख का नहीं, 54,000 का, 54,000 करोड़ रुपए का लोन था अडानी का। उसको चुकता कितना करना पड़ा, वो कैलकुलेशन एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कैलकुलेशन है एनसीईआरटी की, वो ये कहती है कि यदि आपने 100 रुपए लोन लिया है तो बैंक ने मान लो आपकी जमीन को गिरवी रख लिया और बैंक ने गिरवी रख के आपका मकान आपको दिया लोन, उसका 54,000 करोड़ का था, हम मान लेते हैं 54,000 रुपए मान लेते हैं आपके, 54,000 रुपए अगर आपको एक जमीन पर लोन मिला है, 50,000 की लिमिट बनती है लगभग इसी हिसाब से, तो कितने रुपए लोन चुकता करने से ये 54,000 पूरे हो जाने चाहिए आपके हिसाब से? बताइए भाई। बैंक आपसे क्या कहेगा? 54,000 के ऊपर आपसे कुछ ब्याज बोलेगा? चलो मान लेते हैं वो कह रहा है कि 6,00,000 रुपए आपके ऊपर ब्याज दे दिया, तो 54,000 जमा 6,000 कितना हो गया? 60,000। मान लो 60,000 रुपया बैंक ने आपसे लेना है और आप बैंक मैनेजर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ कि माई बाप पैसा नहीं है चुकता करने को और मुझे ये जमीन जो है मुझे छुड़वानी है आपसे, तो बैंक वाला कितने रुपए में सेटलमेंट करेगा? क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने बैंकों के साथ डील किया है। पहले लाइन पे बैंक बोलेगा 1 रुपया भी नहीं छोड़ सकते भाई, कानून के हिसाब से तो 60,000 के 60,000 देना पड़ेगा। फिर जब ज्यादा ही बैंक को यकीन हो जाए कि ये गुंडागर्दी कर सकता है या फिर इसके पास पैसा ही नहीं है, देगा कहां से, और इसने 40,000 रुपया तो ऑलरेडी जमा कराया भी हुआ है, 20,000 और देने हैं, बस थोड़े से बचे हैं पेंडिंग, तो बैंक को पता है कि मैं इस तरह से इसकी जमीन को नीलाम भी नहीं कर सकता हूं, तो बैंक क्या कहेगा, चल कम से कम मूल तो दे, यानी जो मूलधन लिया है कम से कम वो तो देना पड़ेगा। छपा भी नहीं है, वो बिना छपे आपको लोन दिया था, आपने उसको लोन मान लिया, आपने पैसा मान लिया, आपने उसको कमाई दे भी दी, अब आप आगे चुकता नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एक टाइम तो आएगा ही जब आप चुकता नहीं कर पाओगे, तो अब वो कहेगा कम से कम 20,000 तो 14,000 तो देना पड़ेगा। 54,000 तो टोटल, मतलब तो 40 तो आप दे चुके ना, इसलिए 14 तो देना पड़ेगा। आप कहते हो नहीं है भाई बाप, 14,000 भी नहीं है, गांव की पंचायत ले जाओगे, लोगों को ले जाओगे तो कहेगा चल कोई ना 10,000 तो दे कम से कम। ऐसा ही होता है ना, ये आपने रोज देखा है। जो 54,000 करोड़ रुपए का लोन अडानी ने लिया बैंकों से, वो ऐसे चुकता किया कि 100 रुपए अगर लिए तो 92 पैसे में चुकता हुआ, यानी 54,000 रुपया अगर लिया तो वो 1% कितना हो गया इसका, 540 रुपए में चुकता हुआ। 54,000 रुपया लिया 540 रुपए से भी कम में, मतलब यानी कहने का मतलब 54,000 करोड़ रुपया मात्र 540 करोड़ में छोड़ दिया। एनसीएलटी का है सेटलमेंट का। तो भैया जी फिर हमने पूछा, अभी चिट्ठी लिख के पूछ लेते हैं कि अगर अडानी का काम 100 रुपए लेकर 92 पैसे देने से चल जाता है तो मेरा काहे को नहीं चलता है भाई, आपका काहे को नहीं चलता है भाई? फिर मेरी जमीन जिस पे मैंने 2 लाख रुपए मतलब 50 लाख का लोन लिया था, 48 लाख में दे भी चुका हूं, 2 लाख देना बाकी है, उस 2 लाख पे मकान को गिरवी रख कर वो लोग मकान की ऑक्शन कर रहे हैं। ये 2 तरह के कानून कैसे हैं? अडानी एक आदमी 20 वोट डाल देगा क्या? 20,000 वोट डाल देगा क्या? बताओ आप, अडानी कितनी वोट डाल सकता है अपनी? एक ही डाल सकता है। तो गांव का सबसे गरीब आदमी भी एक वोट डाल सकता है। तो आपकी ताकत, जो राजनीतिक ताकत है, अडानी के कम है कि बराबर है?
अडानी के बराबर की ताकत रखते हो आप राजनीतिक रूप से, समझे ना। बेशक उसके पास नोट हैं, लेकिन वो नोट देश की जनता जाग जाएगी तो वोट नहीं खरीद पाएगी, कि नहीं, या खरीद लेगी। वो तब नहीं खरीद पाएगी अगर देश की जनता को ये पता होगा कि जो तुम किसी से दारू की बोतल ले लेते हो, जो तुम किसी से कंबल ले लेते हो, जो किसी से चादर ले लेते हो, जो किसी से सूट ले लेते हो, जो किसी से अनाज के बदले दे देते हो, जो तुम किसी से थोड़ा पैसा 5,000 10,000 में वोट बेच देते हो, वो असल में तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाने का काम करती है। जिस दिन देश की जनता को यह पता चल गया, उस दिन वो नोट से आपकी वोट नहीं खरीद पाएंगे, और उस दिन फिर उनको भी पूरा 54,000 करोड़ रुपया जमा करना पड़ेगा। और अगर उनका ऐसे माफ होता रहेगा तो फिर आप समझ लेना, जितने दुकानदार हो, जितने काम करने वाले लोग हो, भैया जी, जो मिडिल क्लास कोई छोटा मोटा स्कूल चलाता है ना, उसके पास नहीं है उस स्कूल, आसपास के 10 स्कूल खरीदने के लिए पैसे, लेकिन जो 54,000 करोड़ रुपया माफ अडानी का कर दिया है ना, वो 54,000 करोड़ रुपए लेके अगर यहां आ जाए इस गांव में, और यहां गाड़ी के पीछे ट्रक के अंदर नोट भरे हो 54,000 करोड़ रुपए, और बोल दे कि बोल जमीन का रेट क्या है, उसके तो माफ कर रखे हैं भाई सरकार ने, मुंह मांगे रेट दे देगा वो आपको। और अगले दिन वेनेजुएला जैसा हालत हो जाएगी। वेनेजुएला में 2019 के अंदर 10 लाख रुपए का नोट छापना पड़ा सरकार को, क्योंकि नोट इतने छाप दिए। 10 लाख रुपए में कितना अनाज मिलता था मालूम है? आधा किलो चावल। 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल। यह हालत होगी अगर आपको यह बैंकों का फ्रॉड समझ में नहीं आया तो। अगर ये लोन, ये बैंकों का फ्रॉड समझ में आ गया तो आप अपनी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, कार, घर, सब कुछ नीलाम होने से बचा सकते हो। यह था पहला सवाल कि भैया जी, जो आपने हमको लोन दिया, जो पैसा आपने हमको दिया, वो तुम्हारे खाते में था भी कि नहीं था। तो आरटीआई से पता चलता है कि बैंकों के पास वो पैसा था ही नहीं जो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया। तो किया क्या फिर ट्रांसफर? कागज पे देवेंद्र बलहारा लिख देने से वो देवेंद्र बलहारा थोड़ी हो जाएगा। देवेंद्र बलहारा तो ये है, कागज का टुकड़े पे मेरा नाम लिख के घर ले जाओगे तो ऐसे थोड़ी है कि वो बच्चों को पढ़ा देगा, वो भाषण कागज का टुकड़ा थोड़ी दे देगा। नहीं समझे? आपके खाते में डिजिट लिख देंगे कंप्यूटर से, वो रुपया थोड़ी हो जाएगा। रुपया तो रुपया ही होगा ना। तो फिर सवाल आया, रुपया क्या? जो आपको खाते में दिया वो रुपया था कि नहीं था? जो आपकी जेब में ये पड़ा है, ये नोट पड़ा है, ये रुपया है कि नहीं है? और अगर ये रुपया है तो असल रुपया, मतलब यही रुपया है, तो फिर तो चलो भाई मान लेंगे हम कि इसको रुपया है। लेकिन इस पे तो लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब ये तो रुपए का वादा है। जो आपका 1 रुपया होता है ना, 1 रुपए का नोट, उस 1 रुपए के ऊपर लिखा होता है कि ये 1 रुपया है। उसके ऊपर वादा नहीं लिखा होता। उसके ऊपर नहीं लिखा होता कि मैं धारक को 1 रुपया देने का वादा करता हूं। उसके ऊपर लिखा होता है 1 रुपया। लेकिन इसके ऊपर लिखा है 500 रुपए देने का वादा। तो मतलब ये वादा है और वो रुपया है। फिर सोचा कि वो कागज वाला रुपये में और इस रुपये में फिर क्या फर्क हो गया, या इस नोट, चलो नोट में और रुपये में तो फर्क समझ आ गया। तो फिर पता लगा कि कागज का रुपया और लोहे का सिक्का, उस सिक्के पे भी लिखा होता है 1 रुपी इंडिया। तो फिर हमने पूछा कि इसमें से फिर दोनों में से असली कौन सा? कागज वाले में और लोहे वाले में। लोहे वाला में तो छापने में ज्यादा पैसा और ऊर्जा लगती है भाई, उसको छापने में भी तो ज्यादा पैसा लगेगा ना, सिक्का बनाने में, और नोट छापने में कम। तो फिर नोट और सिक्का क्यों छापते हो? दोनों चीज जिसमें कम लगता है वो छापो फिर तुम। लेकिन नहीं, वो बोलते ये भी रुपया नहीं है। जो लोहे वाला है वो भी रुपया नहीं है, वो रुपये का सिक्का है। और जो वो 1 रुपया है नोट, वो भी रुपया नहीं है, वो भी 1 रुपये का नोट है। और तेरे की
फिर पता चला कि पहले चांदी के सिक्के आते थे, एक में 50% चांदी होती थी, एक में 100% चांदी, 90% के करीब चांदी होती थी। तो फिर वो 50% चांदी है, फिर उसको देखो, उस पर भी लिखा है 1 रुपया, 1 रुपी इंडिया, तो फिर वो रुपया होगा 1 रुपए का। बोला ना, ये भी रुपए का टेंडर है, लीगल टेंडर है। फिर वो जो जिसमें चांदी प्योर चांदी वाला सिक्का 1 तोले का, 1 रुपए का सिक्का, उस पर भी 1 रुपी इंडिया लिखा है। फिर पता करा कि फिर ये 1 रुपए का सिक्का है, ये तो 1 रुपया होगा। क्योंकि आप में से कौन है वो जो भोपाल से जो थे, जिन्होंने जो बैंक में जाकर के लेके आए गए थे जमा कराने के लिए? आप गए थे? आना एक बारी, बताना एक बार क्या हुआ था, एक बार बताना। क्यों ये इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो सुन करके या कैसे इनके दिमाग में आया वो बताना। करिए, वीडियो सेट करिए, बैठ के बताओ, बताओ बताओ तो। मैं काफ़ी दिन से सर की वीडियो देख रहा था, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि क्यों ना ये प्रैक्टिकल बैंक में जाके किया जाए। तो मेरे पास चांदी के सिक्के तो थे नहीं, तो मैं एक अपने सुनार हैं जानकार, उनसे मैंने बात की कि भाई वो पहले जो बड़े बूढ़े के टाइम पे वो चांदी के सिक्के आया करते थे, वो मिल सकते हैं क्या? तो वो बोले कि हाँ मिल जाएंगे, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। तो मेरा काम बन गया। अब मैं उसके पास लेने गया, तो उन्होंने एक सिक्के की जो मुझे कीमत बताई वो 1400 रुपये बताई, करीब 1400 रुपये कीमत बताई। तो मैं वो करीब 5 सिक्के उनके पास से लेके आ गया। अब मैं गया फिर बैंक में दूसरे दिन उनको लेके, तो उसमें मैं एक वो लोहे वाला लेके गया और एक वो चांदी वाला लेके गया और एक वो कागज़ वाला लेके गया। तो मैंने कहा भाई ये जमा कराने हैं मुझे। तो बोले कि हो जाएंगे जमा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कितने में होंगे? बोले कि ये आपके 3 रुपये में जमा होंगे। एक चांदी का था, एक लोहे का और एक कागज़ का। मैं यार ऐसे कैसे, मैं तो सुनार से लेके आया हूँ, ये चांदी वाला तो मुझे आपकी ये 100 के नोटों में 1400 में मिला है, आप इतने में क्यों ले रहे हो? हेलो भाई साहब, हमें नहीं पता, ये रुपया तो रुपया ही होता है, चाहे चांदी का हो या कागज़ का हो या लोहे का हो। तो मैं ऐसे नहीं यार, आप मुझे बताओ इसकी पूरी बात। कि हमें नहीं पता, हमें तो जो करने के लिए कहा गया है हम तो वही करते हैं। तो मैं समझ गया ये तो मामला गड़बड़ है बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे साथ इतनी तगड़ी लूट हो रही है कि हमारी कई पीढ़ियों तक अगर इसी सिस्टम में रहे ना तो हमारा स्थिति ख़त्म है, ये समझो। हम जो भी कमा रहे हैं ना उसका कोई मतलब नहीं है कमाने का, इसीलिए हम आज तक गरीब हैं। गरीबी का कारण ही ये है। जितनी सरकार बोलती है गरीबी हटा, हट कैसे जाएगी? पैसा ही नहीं है तो हटेगी कहाँ से? हटने का कोई मतलब ही नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब मैं राजस्थान से आया हूँ सर की ये ट्रेनिंग लेने के लिए। अपने गांव को ये सब बातें मैंने ट्रेनिंग लेने से पहले बताई हैं, तो सभी ने कहा कि भाई आप जाओ एक बार वहाँ ट्रेनिंग लो, फिर हमको यहाँ बताना। राजस्थान में कहाँ से आप? मैं भरतपुर ज़िले से हूँ, बयाना तहसील है अपनी। क्या नाम आपका? मेरा नाम रूपेश है। गाँव? गांव मेरा एचौली है, बयाना तहसील के अंदर। आपके जैसे ही ऐसा ही गांव है, लोग वहाँ भी, हमारे वहाँ भी किसी को कुछ ही पता ही नहीं है। मेरे परिवार में भी मैंने पूछा एक से एक दिन कि भाई ये जो आपके पास 100 का नोट है ये आपकी नज़र में क्या है? बोले रुपया है। मैं इसको पढ़ना एक बार, क्या लिखा है इस पर? बोले भारतीय रिजर्व बैंक, और मैं नीचे गवर्नर के साइन है, ये उन्होंने लिख के दिया है आपको, क्या लिखा है इसका मतलब? कि ये मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। तो मैं कि ये तो खुद कह रहे हैं कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा, तो फिर 100 रुपये क्या है? फिर मैंने उनको वो एक का वो नोट निकाल के दिखाया। मैंने कि देखो इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारत सरकार, इस पर कहीं कोई वचन नहीं है। बोले तो ये क्या है? मैं ये रुपया है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप अनाज बेच के जा रहे हो, पर्ची लेके आ रहे हो, बैंक वालों के पास जा कर के आपको ये मांगना चाहिए, आपको वो पर्ची पकड़ा देते हैं। मतलब आपने जो बेचा किया सब कुछ किया वो सब जीरो, कोई मतलब नहीं है उसका। आप कितना ही कमा लो, कुछ ही कर लो, कभी कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे तो जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपना रुपया मांगना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। ठीक, धन्यवाद रुपेश भाई। अब इन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, गांव वाले जो लोग बैठे हुए हैं या जो इस वीडियो को सुन रहे हैं कहीं दूर दराज में बैठे, उनको एक प्रैक्टिकल करने में तो कुछ नहीं जाता है ना? एक बार अपनी आंखों से, अपने हाथों से बैंकों के फ्रॉड का पता लगाने में तो कुछ नहीं जाता। 4 घर मिलके, 5 घर मिलके एक बंदे को पैसा खर्च नहीं करना। एक चांदी का सिक्का सुनार से 1000-1500 रुपए में मिल जाएगा, पुराने वाला जो चांदी का सिक्का है, उसको ले जा करके बैंक में जमा करना है बस खाली।
उसको बोलना है कि मेरे को अपने खाते में जमा करना है, वो बोलेगा 1 रुपये में जमा होएगा ये। तो इसके बदले में जो लोहे वाले हैं और कागज वाले और मोबाइल की डिजिट वाले हैं, वो 1400 देने पड़ते हैं। ले रहा है 1 रुपये में और दे रहा है, मतलब जब हमको दे रहा है वो जब चांदी का सिक्का ले रहा है तो 1 रुपये में ले रहा है, और वही सिक्का जब हमें लेना पड़ता है तो 1400 रुपए में देना पड़ रहे हैं। तो वो 1400 रुपए तो आप मेहनत करके, डंगर बेच के, दूध बेच के, अनाज बेच के कमाते हो ना 1400 रुपए। असल में तो आप वो चांदी वाले कमा रहे हो, हमें ऐसा लगा। तो हमने पूछा कि ये जो चांदी वाला है जिसमें 100% चांदी है, फिर ये रुपया होगा। बाद में पता चलता है वो भी रुपया नहीं है, वो चांदी वाला रुपया भी रुपए का टेंडर है, लीगल टेंडर। तो फिर रुपया क्या होता है मेरे भाई? भाई सोने का बट्टा, लोहे का बट्टा, चांदी का बट्टा, 1-1 किलो का बट्टा हो, या पत्थर हो 1 किलो का बट्टे का, पत्थर 1 किलो का, तो सबसे बढ़िया कौन से वाला तोलेगा? पत्थर तोलेगा कि सोने वाला? पत्थर भी तोल सकता है ना 1 किलो, अगर वो 1 किलो है तो। 1 किलो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वो चांदी का है कि सोने का है कि पत्थर का है, कि आपने बराबर में घी रखा है कि अनाज रखा है कि चावल रखा है कि सरसों रखी है। 1 किलो होना चाहिए बस, खाली चाहे कुछ भी हो। ऐसा ही होता है ना, 1 किलो माने 1 किलो। तो जब किलो, तो पता चलता है कि वो किलो इस बात पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो बट्टा नहीं है 1 किलो। उस बट्टे में जो, उस सामान में, उस चीज में जो वजन है वो है 1 किलो। वजन का मापक है किलो। तो इसी तरह से कागज का, लोहे का, चांदी का, तीनों में से कोई सा भी रुपया नहीं है, वो रुपये का टेंडर है। असल रुपया उस रुपये में मौजूद सोने की मात्रा है। 15 रुपए में 1 तोला सोना, ये हमारे रुपए का मानक है, ऑफिशियल, सरकारी। पहले ये 10 रुपए में 1 तोला सोना होता था, लेकिन 15 रुपए का 1 तोला है, जिसको बदलने का अधिकार ना तो किसी सरकार को है ना आरबीआई को है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, सैद्धांतिक है। यूनिवर्सल लॉ विल प्रिवेल। कानून की हर किताब में लिखा जाता है, कानून के हर दरवाजे पर लिखा जाता है, हर जज के पास ये लिखा होता है कि नेचुरल लॉ को, यूनिवर्सल लॉ को वो छेड़ नहीं सकते, नेचुरल जस्टिस को वो छेड़ नहीं सकते। तो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से देखें तो 10 रुपए में 1 तोला सोना, ये हमारा स्टैंडर्ड है। और कानून के हिसाब से देखें, कागज जो इस किताब के अंदर हमने पूरे वर्णित किए हुए हैं, इस किताब में सारा वर्णन है, इसके हिसाब से 15 रुपए में, ये हमने नहीं लिखे हैं, इसके अंदर सरकार ने लिख करके दस्तावेज दिए हैं, उनकी कॉपी लगाई है हमने, इसमें सरकार ने दिया है। यानी जो बोल रहा हूं मैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकारी दस्तावेज बोल रहे हैं कि 15 रुपए में 1 तोला सोना हमारे रुपए का असल मानक है। और उसका हिसाब किताब यदि हम लेते हैं तो लगभग क्या, एग्जैक्ट 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपए में आता है, जिसकी कीमत अगर इन बैंक नोटों में बराबर में देखी जाए तो आज के टाइम पर लगभग 7000 रुपए के बैंक नोट देने पड़ते हैं 1 रुपए का सोना के बराबर। यानी कि हमारे 1 रुपए की कीमत, यानी मेरी कमाई की 1 रुपए की कीमत 777 मिलीग्राम गोल्ड है, जो कि ये 7000 रुपए के नोट हैं। मतलब अगर किसी बच्चे की महीने की तनख्वाह, वो किसी टोल टैक्स पे काम करता है या किसी सिक्योरिटी में काम करता है या किसी वो पार्किंग में काम कर रहा है या किसी काउंटर पे काम करके या किसी रिसेप्शन पे काम करके या किसी के यहाँ दिहाड़ी करके या किसी फैक्ट्री में काम करके, यदि उसे 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती है तो असल में सिर्फ 2 रुपए की कीमत का सामान खरीद के ला रहा है उस 15,000 रुपए में। वो यदि वो अपना हिसाब किताब मांगने लग जाए सरकार से, तो यदि वो ना मांगे तो वो उसे 15,000 रुपया मानता रहेगा, वो 15,000 रुपया नहीं है। बैंक में जब आप अपनी कमाई का पैसा जमा कराते हो और निकलवाते हो, 10 रुपए जमा कराते हो, तो असल में आप अपने 70,000 रुपया जमा कर रहे हो लगभग। और जब 70,000 रुपया निकलवाते हो तो लगभग 10 रुपया निकलता है, क्योंकि आप जो जमा करते हो वो अपनी कमाई करते हो, असल कमाई,
मेहनत की, डंगर की, दूध की, अनाज की, जमीन की, किसी सामान को बेच करके। आप असली सामान बेचकर अपनी कमाई बैंक में जमा करते हो। आप रुपया सोचकर कमाते हो, और रुपये का मानक 770 मिलीग्राम सोना है। तो जब आप किस्त देते हो या जब आप बैंक में जमा करते हो तो रुपया करते हो, और जो आपको मिलता है वो बैंक नोट मिलता है, वो खाली कागज मिलता है, कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जो आपका असल रुपया है उसको इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट में लगाकर उद्योगपति अपने पास खींच लेता और आपको नकली नोट देता, और उसी दिन महंगाई बढ़ जाती है, उसी दिन आपकी रुपए की कीमत कम हो जाती है। आपकी रुपए में पहले इतना आता था, अब इतना आता है, अब इतना आता है, अब इतना आता है, अब इतना आता है, फिर कुछ नहीं आएगा। क्यों जी? पहले 100 रुपए में इतना आता था, अब 100 रुपए में इतना, फिर इतना, फिर इतना, अब ये 100 रुपए में कुछ आता ही नहीं है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि उद्योगपति के पास फ्री का पैसा है, उसको नोट छाप के दे दिए, उसको डिजिट दे दी, वो आपके गांव में आएगा, बोलेगा जमीन का रेट क्या है, बोलोगे 5 लाख रुपया एकड़, बोलेगा लो 6 लाख पकड़ो, 1 लाख तुम्हारा। उसको 60 लाख देने में भी क्या दिक्कत है, उसको 6 करोड़ देने में भी क्या दिक्कत है, क्योंकि सब फर्जी है, सब फर्जी है। बिना सोने का रखा रुपया कोई रुपया नहीं है, और सरकार से पूछने की किसी में हिम्मत नहीं है कि तुम छाप रहे हो, तुम लोन दे रहे हो, कहां से दे रहे हो, तुम्हारे पास है भी नहीं, चुकता कहां से होगा, कौन देगा? नहीं, आप दोगे ना। बैंक में पैसे जमा कराने जाओ तो पैसे कटेंगे खाते से, आपके खाते से जब 10 रुपया कटता है ना, 10 रुपया कटता है, असल में पौना तोला 7 ग्राम सोना, क्या नाम, 7 मिलीग्राम सोना कट लेता है। 10 रुपए का मतलब 70,000 रुपए का नोट। नहीं समझ रहे हो? आपको 10 रुपये लग रहा है, उनके लिए तो गोल्ड है वो जो आप देते हो। इसीलिए अगर इस देश को बचाना है और अगर आजाद करना है तो गांव को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी कमाई का 1 रुपया भी किसी कंपनी या किसी बैंक को ना जाए। सब आपस में बांटते रहो, आपस में सारे के सारे अपनी कमाई को बांटते रहो। मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा, आप मुझे अनाज दे दो, आप मेरा कपड़े का अरेंजमेंट कर दो, आप मेरे लिए जूता बना दो, आप मेरे लिए ये कर दो, मैं आपके बच्चों के लिए सारा काम कर दूंगा। फिर आप अनाज उगा दो सारे गांव के लिए, दूसरा आदमी कुछ और कर दे, सारे बैठकर चर्चा करो। क्योंकि सारी लड़ाई इन्होंने कागज पर ले आए, आपकी जबान की जो कीमत है उसको जीरो कर दिया इन्होंने। पहले सब कुछ जबान से चलता था कि नहीं चलता था? आज भी अगर आप चले जाओ, इस देश में जो सबसे ज्यादा संसाधन वाला व्यक्ति है, बाजार में जाओ, मंडी में जाओ, आड़ती के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, सुनार, आड़ती, राजनेता, ड्रग्स का धंधा करने वाला, सबका धंधा खूब चल रहा है, क्योंकि जबान पे चलता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है लिखित। क्यों जी? बनिया दुकान जबान पे चलता है, सुनार जुबान पे चलता है, कोई चक्कर नहीं है, कुछ लिखित देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो मुकदमों में फंस गया, जिस दिन लिखित में फंस गया, जिस दिन कागज में फंस गया, जिस दिन फंस गया, तो एक बार फंस गया तो फंस गया, फिर तो जिंदगी भर की कमाई कोर्ट में पुलिस वालों को और वकीलों को ही पूछ के आनी है, फिर आप नहीं बच सकते। एक बार कोर्ट जाना चालू कर दिया, एक बार थाने के चक्कर लगने शुरू हो गए तो हो गए बस, फिर नहीं रुकने वाले। और गांव में किसी के साथ अगर ऐसा नहीं हुआ, चेक कर लो आपके गांव में, जिसने एक बार कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, कुछ नहीं बचना उसका। खानदान की इज्जत बेइज्जती तो होनी, वो तो अलग कहानी है। झूठे वहां लिखे जाते हैं, झूठ लिखा जाता है, प्योर झूठ। आप वकील को सच बताओगे, सच बताओगे ऐसे लड़ना है, वकील क्या बोलेगा? हाँ ऐसे तो लड़ लिया मुकदमा, ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारे, हमें अपने हिसाब से बोलना पड़ेगा। अपने हिसाब से प्योर झूठ बोलता है, बोलता नहीं है क्या? बताओ, उधर वाला भी प्योर झूठ बोल रहा है, इधर वाला भी प्योर झूठ बोलता है। तो जो न्याय तंत्र झूठ की बिसात पर खड़ा हो, वो आपको न्याय दे देगा क्या? वो असल में अन्याय तंत्र है। पुलिस वाले के पास चले जाओ, जिसने मारा है उससे भी पैसे लेता है, और जिसने मार खाई है उससे भी लेता है मुकदमा लिखने का। क्यों? दोनों से लेता है कि नहीं लेता है? बताओ। आपके बाप दादा की जमीन पर सड़क बनी है, उस पर चलते समय वो आपसे पूछता है ड्राइविंग लाइसेंस दिखा, उस पर चलने का तुम्हारे पास लाइसेंस है कि, मतलब तुमको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं चलानी आती है वो आपको नहीं पता है, वो सर्टिफिकेट देंगे।
कैसे अजीब सी दुनिया चल रही है। मैं बीमार हूं कि नहीं हूं ये डॉक्टर बताता है। अरे मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है यार, मैं ठीक ठाक बैठा हूं। कहते ना टेस्ट में पॉजिटिव आया है तो है। अभी हुआ ना 3 साल पहले टेस्ट में, अरे नहीं है भाई कोई, नहीं नहीं तेरे को पॉजिटिव नहीं है, तू ना तेरे को कुछ नहीं होगा, तेरी इम्यूनिटी ठीक होगी, तू दूसरों को बीमार कर सकता है। अरे जब मैं खुद ही बीमार नहीं हुआ जिस बीमारी से, मैं दूसरों को बीमार कैसे कर दूंगा भाई? उस बीमारी को मैं अपने अंदर ही ना मार दूंगा। लेकिन नहीं, कॉमन सेंस खत्म करना ना, तुम नहीं बताओगे जीना कैसे है। या तो टीवी बताएगा, मोबाइल बताएगा, या सरकार बताएगी, या पुलिस बताएगी, या नेता बताएगा। वो बताएगा कि बढ़िया क्या होता है। अभी आपको 2 दिन से जो आपको बताया गया है उसमें यही बताया गया है, आपका खेती का तरीका इसलिए बदला गया ताकि आपकी खेती बर्बाद हो जाए। भाई एक सीधी सी बात बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस दिमाग लगाओ। डॉक्टर की तनख्वाह, सुनना ध्यान से, डॉक्टर की तनख्वाह उसे तभी तो मिलेगी जब वो मरीज देखता होगा। भाई डॉक्टर सुबह से लेके शाम तक अगर अस्पताल में खाली लौट जाए, बिना कुछ किए अगर लौट जाए, उसको तनख्वाह देने का कोई तुक बनता है? बताओ जी, कोई तुक बनता है डॉक्टर को तनख्वाह दे अगर कोई मरीज ही ना जाए? इसका मतलब डॉक्टर को तनख्वाह उसकी नौकरी कब बनेगी? जब मरीज होंगे, जब बीमार होंगे। तो डॉक्टर चाहेगा कि कोई बीमार ना हो गांव में, क्योंकि उसकी तनख्वाह ही बंद हो जाएगी भाई। और प्राइवेट अस्पताल का डॉक्टर, उसने तो करोड़ों रुपया लोन लेकर के अस्पताल खोला है, उसको तो 30 लाख रुपए में एमबीबीएस की डिग्री मिली है। 30 लाख रुपया ऐसे ही थोड़ी का, ऐसे ही हवा में थोड़ी बन जाता है भाई। कितने लोग बीमार करने पड़ेंगे, कितने के टेस्टों में कमीशन खानी पड़ेगी, कितनों का फर्जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, कितने ऐसे ही काट के डालने पड़ेंगे, नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन करना पड़ेगा, दूसरे डॉक्टर से कमीशन खाना पड़ेगा, तब जाके 30 लाख पूरा होएगा। और वो जो उसमें स्टाफ काम करता है, सफाई वाला करता है, मशीनें लगी हैं, बिजली का बिल है, ब्याज है, बैंक का लोन है, उसको चुकता करने के लिए तो और नए काटने पड़ेंगे रोज की रोज। नहीं बताओ जरा, तो क्या प्राइवेट या सरकारी डॉक्टर दोनों में से कोई सा भी डॉक्टर ये चाहेगा कि आप बीमार ना हो? चलो अब दूसरा ले लेते हैं। अगर गांव में कोई झगड़ा ना हो, कोई किसी की शिकायत ना करता हो, किसी को मतलब कोई अपराध ना होता हो, तो पुलिस वाले को खामखाई तनख्वाह देना ठीक है क्या? अगर गांव में कोई अपराध ही ना होता हो तो पुलिस वाले की तनख्वाह कोई लॉजिक है क्या? फिर तो पूरे थाने में एक ही आदमी बहुत है, कोई छोटा मोटा कभी हो जाए तो। क्यों जी? भाई जब होता ही नहीं अपराध तो काहे को टेंशन है, गांव वाले अपने आप संभाल लेते हैं, तो तुम पुलिस वालों की टोंकी की जरूरत क्या है? तो अगर पुलिस में नौकरी लगना है आपके बच्चे को, या आपने पुलिस में नौकरी लगवाना है, या सरकार को पुलिस में भर्ती करने हैं लोग, तो सरकार चाहेगी कि अपराध कम हो जाए, पुलिस वाले चाहेंगे कि अपराध कम हो जाए। अरे अपराध कम होगा तो पुलिस वालों की नौकरी नहीं खत्म हो जाएगी? नहीं समझे क्या? तो पुलिस वाले भी चाहेंगे कि आपका अपराध खत्म ना हो। चलो कोर्ट में चले जाते हैं, वकील फैसला 2-3 तारीखों में निमट जाए ये चाहेगा, या फिर हर तारीख पे उसको तो 500,000 रुपया मिलता है, आपका मुकदमा 8-10 साल चले, वो चाहेगा? क्या चाहेगा भाई? जितना लंबा चलेगा वकील की मौज उसमें है, और जितने ज्यादा मुकदमे होंगे जज की तनख्वाह तभी मिलेगी। तो ना तो जज चाहेगा कि आपका फैसला हो, ना वकील चाहेगा आपका फैसला हो, ना पुलिस वाला चाहेगा कि अपराध मुक्त देश हो जाए, और ना ही डॉक्टर चाहेगा कि आप स्वस्थ हो। पेस्टिसाइड कंपनियों वाला चाहेगा नहीं कि आप ऑर्गेनिक खेती करो, इसलिए वो प्रचार करेगा टेलीविजन के माध्यम से कि बाजार के बिना इसके कुछ नहीं होता भाई, ऑर्गेनिक खेती में कुछ नहीं होता, ऐसा करेगा ना? वो तो ऐसे प्रचारित करेगा कि इससे कुछ नहीं होता है, ऐसी दुनिया चलेगी। असल बात का पता चल जाएगा तो बैंक वालों से आप हिसाब मांगने लग जाओगे, इसलिए हमको कहेंगे अच्छा ये तो कमीशन खोर लोग हैं। क्यों जी? तंत्र कभी नहीं चाहेगा कि आप आजाद हो जाओ, तंत्र कभी नहीं चाहेगा कि आप सुख शांति से रहो, क्योंकि सुख शांति से रहने वाला आदमी निडर होता है, वो डरता नहीं है किसी से। डरा हुआ आदमी कौन है?
सोच कर देखो, बाजार में डरा हुआ जिसने किसी से पैसे ले रखे हैं, जिसने लोन ले रखा है, जिसने अपराध कर रखा है, जिसकी सोच में कचरा है, वही तो डरेगा। अगर मैं साफ सुथरा हूं तो मैं क्यों डरूंगा? क्यों जी? तो डरा हुआ आदमी कॉम्प्रोमाइज भी करेगा। जिसको अपना कुछ खोने का डर होगा वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, जिसको कुछ खोने का डर नहीं है वो क्या? मान लो आप गांवों में एक सामाजिक व्यवस्था बना दो कि किसी का बाप मर जाए, किसी की मां मर जाए, तो गांव संभालेगा उन बच्चों को, अगर वो छोटे हैं तो मां बाप की टेंशन खत्म हो जाएगी ना कि मेरे बाद क्या होगा। फिर वो आदमी, मेरे जैसा आदमी, फिर डरेगा किसी प्रशासन की गोली खाने से। और सरकार को ऐसे लोगों से डर लगता है जो डरते नहीं है। समझ गए ना? और अगर आप ये व्यवस्था बना दो कि भाई देश का, समाज का काम करते हुए कोई व्यक्ति को कुछ भी हो जाता है, उसके परिवार की जिम्मेदारी समाज लेगा या गांव लेगा, तो देश में से क्रांतिकारियों की पूरी फौज तैयार हो जाएगी। दिक्कत क्या आती है कि जब भगत सिंह जैसे लोग, राजगुरु सुखदेव जैसे लोग जब फांसी पर चढ़ते हैं तो उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये तो हत्यारे थे, ये तो आतंकी थे, ये तो आतंकवादी थे। जिनसे सरकारों को डर लगता है ना, उनको आतंकी बोलते हैं। समझ गए? आजकल आपने इस देश के अंदर, भारत के अंदर चला हुआ एक नैरेटिव देखा है जिसमें मुसलमानों को आतंकी बनाने की एक प्रक्रिया चली हुई है, साबित करने की। क्योंकि मुसलमान इस बैंकिंग प्रणाली के पूरे षड्यंत्र को समझते हैं। इस बैंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमान, और बैंकिंग जब तक है तब तक इस देश के अंदर तरक्की नहीं हो सकती। और जब तक इस देश में मुसलमान गांव-गांव में, हर गांव में 5-10 हाथ के कारीगर रहेंगे, तब तक कंपनियां नहीं जा सकती। हाथ का कारीगर नहीं रहेगा तभी तो कंपनियां आएंगी। कौन है यहाँ गांव में काम करने वाला? आप आसपास देखो, हाथ का कारीगर केवल मुसलमान मिलेगा आपको, बढ़िया कारीगर, चाहे वो लकड़ी का काम करने वाला हो, लोहे का काम करने वाला है कि नहीं, बता दो आप तो आपके आसपास। तो अगर वो खत्म नहीं होगा, अगर कमजोर नहीं होगा, तो कंपनियां कैसे अपनी एस्टेब्लिश करेंगी गांव-गांव में जाकर के? ये कंपनियां ही तो नेताओं को पैसा देते हैं, इनको उद्योगपतियों को पैसा मिलता है, उद्योगपति पैसा देते हैं इनको, पार्टियों को। इसीलिए कि जो पूरे तंत्र का खेल है इस सिनेमा जगत के अंदर, आप देखो पूरे बॉलीवुड के अंदर सबसे टॉप पर कौन बैठा मिलेगा? खान बैठा मिलेगा आपको। आमिर खान, शाहरुख खान, पहले था यूसुफ खान, उसका नाम बदल के दिलीप कुमार रख दिया था उन्होंने, है कि नहीं? खान क्यों बिठाया उन्होंने टॉप पे? क्योंकि मुसलमानों में सिनेमा हराम है। जो सही मुसलमान है उनके बच्चे उनके जाल में फंसते नहीं सिनेमा के, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ हवा बनाकर शाहरुख खान की फिल्म को हिट करने के लिए, मुसलमानों को फिल्म दिखाने के लिए प्रेरित करना है उनको कि तुम अपना धर्म छोड़ो, तुम इस टीवी के हरामी, जो टीवी का हरामीपन है, इसका पता लगाओ, आओ तुम भी बिगड़ो उनकी तरह। नहीं समझे? इसीलिए उनको टॉप पे रखा जाता है। अब जब ये नहीं फंसे तो फिर इनको क्या कहा कि मोबाइल दे दिया, सिनेमा मोबाइल के थ्रू आ गया इनके घर घर में, इनके भी आ गया, हमारे भी आ गया, सबके आ गया। क्यों? फिर तीसरे नंबर पे इनके यहां, मुसलमानों के यहां शराब हराम है कि नहीं? अब सरकार ने जगह जगह ठेके खोल रखे हैं। इतनी बड़ी आबादी यार, कस्टमर नहीं बन पाएगी अगर शराब हराम रहेगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है शराब, ऐसा बोलती है सरकार। क्यों? यही बोलती है ना कि तंबाकू से रेवेन्यू आता है इसलिए बेचना पड़ता है। फिर तुम देश की जनता के लिए क्या करते हो? तंबाकू। लेकिन वो कहते नहीं, फिर हम ना क्या करते हैं, लिख देते हैं उसके ऊपर ना कि इससे कैंसर होता है। मतलब देश की भलाई के लिए वो उस पर लिख देते हैं कैंसर होता है, लेकिन तंबाकू से हमको ये मिलता है रेवेन्यू। वो शराब पीना हानिकारक है, बोतल पे लिख देने से देश की जनता की भलाई की सोच सरकार की पूरी हो जाती है, लेकिन बिकना जरूर चाहिए, इसलिए वो प्रमोट करती है। तो हर चौराहे पर सुंदर सुंदर ठेके खोल देती है। लेकिन मुसलमानों के यहाँ शराब हराम हो जाएगी, तो अब मुसलमान नशा नहीं करेगा तो बर्बाद कैसे करेगा पूरे परिवार को? तो पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए फिर सूखे नशे ले आओ। सूखे नशे जो दूसरे होते हैं,
चिट्टा हो गया, स्मैक हो गई, हीरोइन हो गई। इसीलिए तो 27,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई थी अडानी की बुधरा पोर्ट पर, उसका आज तक किसी को पता नहीं कहां गई। पुलिस रिपोर्ट में किसी दिन अखबार में छपा मिलेगा कि 27,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स थी उसको चूहे खा गए। दारू पी जाते थे चूहे तो। बिहार में हुआ था ना, 1 ट्रक दारू पी गए थे चूहे। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया कि चूहे 1 ट्रक दारू पी गए। मतलब ऐसे भ्रष्ट तंत्र को आपने अपने सर पे बिठा रखा है। हद की बात तो यह है, और अपने बच्चों को इनके भरोसे सौंप रहे हो। जैसा बच्चा गांव को चाहिए वैसा तैयार करने का स्कूल अपने गांव में बनाने की बात नहीं करते हैं, और किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास अपने बच्चे को सुबह ही पैक करके भेज देते हैं, और वो सब कचरा सिखाते हैं। 4 साल के बच्चों को सेक्स एजुकेशन सिखा रहे हैं, वो 6-6 साल के बच्चों को। आपने देखा था वो पोज, 10-10, 5-8 साल के बच्चे, वो मतलब वो लड़कियों को नीचे लेटा करके उसके ऊपर छोटे बच्चों को लेटा के, ये सेक्स की पोजीशंस होती हैं जो तुम्हारे पिताजी घर में करते हैं। पूरी की पूरी सभ्यता को, पूरे भारत की सोच को खत्म करने का गेम चला हुआ है। आप लोगों के पास एक मौका है, यदि आपको ये बातें समझ में आ जाएं तो आप अपने गांव में इनकी चर्चा चालू करो कि सरकार की दी हुई एक भी चीज आपके फायदे में नहीं है। पेस्टिसाइड पर आपको सब्सिडी दी, उसने आपकी जमीन खराब करी। आपको बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और दूसरी पेंशन का पैसा दिया, उससे आपके परिवारों में झगड़ा हुआ। फ्री का पैसा आया हुआ, उसकी दारू पिए, उसकी सिर्फ दारू पिया उन लोगों ने, कुछ नहीं किया, उसका कोई इस्तेमाल बढ़िया नहीं किया है। आपके गांव के चौराहे पर यहां पर वाटर कूलर लगा हुआ है। मैंने अभी 6 साल के बच्चे को वहां से ठंडा पानी पीते देखा। पीते ही मैंने कहा अब ये शाम तक इसकी नाक फड़ चलेगी, देखना। वो आपको अभी बताया आपको सचिन भाई ने कि अगर टेम्परेचर जो शरीर का टेम्परेचर है, इससे ठंडी चीज भी नहीं खानी है और इससे गर्म भी नहीं खानी है। जितने भी आपके यहां छोटे आसपास कस्बा है, उस कस्बे के ऊपर कहीं से आया हुआ आदमी चाउमीन की, बर्गर की, पिज्जा की, आइसक्रीम की या फलाने ढिमकाने किसी चीज की रेडी लगाता है, एक भी रेडी के ऊपर कोई देसी बीज का तेल नहीं है। सारे तेल जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जो आपकी अगली पुश्तों को नपुंसक और बांझ बना रहे हैं। और आपके हर गांव के अंदर ये रेडियां चालू कर दी हैं इन लोगों ने, उसके ऊपर कोई उनका वो नहीं है। एक भी चीज खाने की बाजार में, एक भी, पूरे बाजार में घूम जाओ, किसी होटल, किसी ढाबे से पूछ लो क्या खिला रहा है, रिफाइंड खिला रहा है। मैं कहा यार रिफाइंड क्यों खिलाते हो? कि भाई होटल इंडस्ट्री में तो यही चलेगा। अरे तेल डाल लिया करो, तेल डालेंगे तो राइस ब्रांड डालेंगे या फिर पाम ऑयल डालेंगे, वो क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, उनको तो मिनिमम कॉस्ट देनी है ना। मिनिमम कॉस्ट की चीज खा रहे हैं तो आप मैक्सिमम नुकसान अपने शरीर को पहुंचा रहे हैं। अब आपके घर में तो आप अपना थोड़ा बहुत खाना मतलब कंट्रोल कर लोगे, आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ने जाएगा, उस कैंटीन का खाना कैसे कंट्रोल करोगे? उस मेस में खाना कैसे कंट्रोल करोगे? जहां पीजी में कमरा लेके रहता है उसको कैसे कंट्रोल करोगे? जहां किराए पर मकान लेकर के शहर में रहता है वहां के होटल और ढाबे का खाना कैसे कंट्रोल करोगे? तो आपका बच्चा 4-4, 5-5 साल तक अगर रिफाइंड खाता रहेगा तो 45-50 साल की उम्र में हार्ट अटैक होना ही है उसको। कौन रोकेगा उसको? कचरा खिलाने के लिए आपके बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, कचरा सिखाने के लिए आपके बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। अभी राजस्थान में जो बताया कि 54,000 भर्तियों के लिए 24 लाख फार्म भरे हैं, हिसाब किताब लगा करके देखोगे तो प्रतिशत में हिसाब लगाकर देखोगे तो 0.2% के आसपास बनेगा आंकड़ा। मतलब 9.8% बच्चों ने तो फेल ही होना है, और उसमें पीएचडी वाले भी हैं और एमटेक वाले भी हैं। तो क्या कहेंगे उनके घर वाले कि तुम तो चपरासी लगने लायक भी नहीं हो, यही बोलेंगे ना। आपका बच्चा नालायक नहीं है, परमात्मा ने पैदा किया है तो उसके अंदर कोई ना कोई काबिलियत तो है। बट अल्टीमेटली क्योंकि बातचीत हमने रुपये से शुरू करी थी तो उस पर हम उसी पे आते हैं। बैंक वालों से पूछा कि भैया तुम्हारे पास, बस एक बात जो मैं ये बताने चाहिए, इसको पूरा कर लेता हूं कि सरकार ने आपको और क्या क्या दे रखा है फ्री का, पहले एक बार उस पर बात कर लेते हैं। सब्सिडी जो उस पर मिली वो भी बेकार, इस पे मिली ये भी बेकार। कुछ शहरों में, हमारे वहाँ गाँव में पानी की टूटी का कनेक्शन दे दिया।
आपके गांव में मच्छर इतने नहीं हैं, आपके गांव में गर्मी इतनी नहीं है, आपके गांव में गंदगी भी इतनी नहीं है। उसका कारण सिर्फ एक है कि यहां पानी का कनेक्शन नहीं है सरकार का दिया हुआ। जिस दिन यहां पानी का कनेक्शन आया उस दिन वहां पानी का कनेक्शन, पानी चलता रहेगा, टूटी का पानी बिना कोई रोक टोक के, सब जगह कीचड़ हो जाएगा, वहां पर गंदगी फैलेगी, वहां पर मच्छर पैदा होंगे, जरूरत से ज्यादा मच्छर होंगे, बदबू मारनी चालू होगी। फिर आपके जो लैटरिन के गड्ढे हैं उनकी पाइप बाहर पाइपों नालियों में आ जाएगी, उस नाली से सारा लैटरिन का पानी एक जगह पर इकट्ठा होना चालू हो जाएगा और आपके गांव के आसपास गंदगी का ढेर लग जाएगा। अभी आपके गांव में कोई गंदगी नहीं है, किसी गंदगी वाले की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके गांव में कोई बीमार नहीं है, क्योंकि टीवी नहीं आया था, बिजली नहीं आई थी, इसीलिए आपके गांव में वैक्सीन का प्रचार नहीं हुआ, इसीलिए आपके गांव बीमारी का प्रचार नहीं हुआ। जिन जिन घरों में लगवाई उन घरों में जाकर के पूछ लो एक बारी कि कितने लोग ठीक हैं, कितने बीमार हैं। समझ गए ना मेरी बात को? यानी कि जो सरकार आपको दे रही है, आप सरकार से कुछ मांगने जाओ, एक बार चिट्ठी तो लिखो, आपको कैसा जीवन शैली चाहिए, आपको अपने बच्चे के लिए कैसा स्कूल चाहिए, लिखो चिट्ठी कि हमको ऐसा स्कूल चाहिए जिससे हमारे बच्चे को ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाए जिससे उसको रोजगार मिले। ये चिट्ठी तो लिख ही सकते हैं ना सारे गांव वाले मिलकर, ये चिट्ठी लिख दो, देखो गांव वाले देते हैं क्या उसको। ये तो अच्छी बात होगी मांगना। गांव के अंदर कोई भी गलत काम ना हो इसकी चिट्ठी सरकार को लिख दो कि हमको ये वाली व्यवस्था चाहिए। अगर सरकार आपका फायदा चाहती है तो वो इंतजाम कर देगी, लेकिन वो नहीं होगा। आपको वो चीज देगी जिसकी आपको जरूरत नहीं है, और वो चीज आपसे छीन लेगी जो आपको जरूरत है। आपके गांव से डंगर छीन लेगी, आपके गांव से पशुधन छीन लेगी, आपकी जेब से सोना चांदी पैसा रुपया, खेत में से आपके खेत की ज़मीन सब छीन लेगी, और आपको क्या देगी? 5 किलो अनाज लो और मौज मस्ती करो। 5 किलो अनाज लो, महीने का इतनी पेंशन लो, और रोटी खाओ और फालतू दारू पियो रोज़ शाम को, घर में झगड़ा करो, और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो अपनी औरत को सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला भी लोन दिला दो, ग्रुप लोन वाला दिला दो, और फिर उससे भी नहीं वो किस्तें चुकता होंगी। ये देगी वो आपको, और कुछ नहीं देगी। अल्टीमेटली उनको उस जाल में फंसाना है। अब जब ये पूछा, अब आपको एक बात पता चल गई कि जो आपको लोन दिया वो भी फ्रॉड, जो आपको नोट दे रहे हैं वो भी नकली। ऊपर से पूछा कि सोने मतलब रुपया कौन से वाला असली? रुपया ना कागज वाला रुपया है, ना चांदी वाला रुपया है, ना लोहे वाला रुपया है। ये तीनों के तीनों रुपए के लीगल टेंडर हैं। रुपए में मौजूद उसका मानक ही असली रुपया है, और उसका मानक है सोना। तो रुपए में मौजूद सोना ही रुपया है। जिस रुपए के बैंक में सोना नहीं है आरबीआई के पास, वो रुपया नहीं है। और इसी पर हम लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बैंक वालों को भेजते हैं। भाई अगर हमारी बात गलत है तो बैंक वालों को तथ्य के साथ सही जवाब देना चाहिए। यदि बैंक तथ्य के साथ सही जवाब नहीं देता है तो बैंक फ्रॉड कर रहा है, और इस देश की जनता को बैंकों के इस फ्रॉड के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब इस लड़ाई को गांव-गांव तक लेकर जाने की जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको बात समझ में आ गई है। आप जहां बैठे हैं वहां से कम मेरे को हमारी टीम के ही कुछ साथी ये कह रहे हैं कि रुपए वाला मुद्दा जनता सरकार मोर्चा का मुद्दा नहीं है। भाई हमें ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। अरे आप एक बार खुद तो जाकर के देख लो, अगर वो चांदी के रुपए को भी 1 रुपए में ले रहे हैं तो इससे बड़ा फ्रॉड सामने क्या दिखाई देगा कि वो भी 1 रुपया है, और वही रुपया सुनार में आपके सामने सुनार की दुकान पर 1400 रुपए में मिल रहा है। यानी वो 1 रुपया है कि 1400 रुपया, पहला पता तो करो। 1400 गुना की ठगी तो यहीं पे दिखाई दे रही है सामने सामने। वो चलो वो सोना रखा है आरबीआई में, वो सोना दिखाई नहीं देता, ये चांदी का सिक्का तो दिखाई दे रहा है। ये 1400 गुना की ठगी भी थोड़ी नहीं होती है जनाब, 7000 गुना की हो रही है वैसे तो आपके साथ। हर ट्रांजैक्शन, हर 1 रुपया जो आप बैंक में जमा करते हो, आपके साथ 7000 गुना की लूट हो रही है। हर आदमी के साथ जो बैंक में खाता खुल रहा है उसका। इसीलिए जनधन खाता खोला गया था। इस हर देश के हर नागरिक को लूटना था। जनधन खाते में जिसका भी पैसा पड़ा हुआ है, कभी 10 पैसे कट रहे हैं, कभी 35 पैसे कट रहे हैं। 10 पैसे कोई छोटी चीज नहीं है।
10 रुपए अगर 70,000 रुपया बनता है, 1 रुपया अगर 7,000 के नोट बनते हैं, तो 10 पैसे 700 रुपए के नोट के बराबर है। यानी वो आपका 10 पैसा 10 रुपए नहीं, 10 पैसे आपके खाते से 10 पैसा काटते हैं, तो 700 रुपए के नोट छाप लेते हैं और उद्योगपति को लोन दे देते हैं। जब आप टोल टैक्स पे पैसा देते हो, 50 रुपए देते हो, तो 50 रुपए या 100 रुपए देते हो, 100 रुपए नहीं देते, असल में 7 लाख रुपए के बैंक नोट छापते हैं जब आप उनको 100 रुपए देते हो टोल पे। इसीलिए इतने लाख करोड़ रुपए की मंजूरी होकर के खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं रोज की रोज, क्योंकि आपसे जो टोल में खरीद वसूला जा रहा है, जो टैक्स पे वसूला जा रहा है, जो जीएसटी में वसूला जा रहा है, और जो आपका मिनिमम बैलेंस के नाम पर वसूला जा रहा है, जो इनकम टैक्स के नाम पर वसूला जा रहा है, वो वसूली असल में 7,000 गुना होकर के उद्योगपतियों को मिल रही है। यानी आप हर ट्रांजैक्शन के साथ 7,000 गुना गरीब हो रहे हो और वो 7,000 गुना अमीर हो रहे हो। इतने बड़े फ्रॉड को देश की जनता के सामने लाने के लिए आपको कितना जोर लगाना पड़ेगा, उस जनता के सामने लाने के लिए जिसको ना कभी स्कूल में पढ़ाया गया, ना किसी वकील को पढ़ाया गया, ना किसी जज के सिलेबस में यह आता, ना किसी टीचर को यह पता, ना किसी बैंकर को यह पता, किसी को पता ही नहीं है। हम उठाए ये किताब घूम रहे हैं, पढ़ लो, किसी को पढ़ने की आदत भी नहीं छोड़ी है। नई पीढ़ी को तो पढ़ना वैसे ही नहीं पसंद है, उनको तो 3 सेकंड की 30 सेकंड की रील में मजा आता है। क्यों बच्चों? तो इसलिए हम लोगों की ये सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिसको पता चल गया वो सबको बताए कि सच्चाई क्या है। हम आवेदन लगाते हैं बैंकों के अंदर, बैंकों से सवाल पूछते हैं, लिखित में सवाल पूछा जाता है और लिखित में जवाब की उम्मीद की जाती है। लिखित में बैंक जवाब देते नहीं हैं, फिर वो मुकदमे चलते हैं और चलते रहते हैं। इसी चक्कर में बीच में कोई अपने आप घर पे बैठे आवेदन लगाने चालू कर देता है, इससे हमारा आंदोलन फिर कमजोर पड़ जाता है। अपने आप घर में बैठ करके आवेदन लगाने वाले लोगों ने, मतलब जो अगर आवेदन लगा सकते थे तो वो हमारे साथ सामंजस्य बनाकर भी तो लगा सकते थे। भाई हम लगा लेते हैं, हमको ये लगाना, ये हमसे सामंजस्य बना के लगा सकते थे ताकि हमें पता रहे कि इतने लोग वो हो गए। लेकिन वो हमको चोर साबित करके और खुद साहब बनते रहते हैं। मतलब हमको तो देखना कमाल की बात क्या है, हम कहते हैं हमको सहयोग राशि दे दो, हमारे को हमारा काम चलाने के लिए कम से कम कोई तो फंडिंग कहीं से तो आती हो। उद्योगपति से पैसा लेंगे तो उद्योगपति बोलेगा मेरे नेता के खिलाफ नहीं बोलना। क्यों जी? अपने कार्यक्रम में किसी बैंक वाले की स्पॉन्सरशिप लेंगे तो वो बोलेगा तुम तो बैंकिंग के खिलाफ बोलते हो, हम तो नहीं देंगे। कोई तेल वाली कंपनी जो है, रिफाइंड वाली कंपनी, तो हमारे वहाँ विज्ञापन करने नहीं आएगी क्योंकि हम तो रिफाइंड वालों के खिलाफ भी बोलते हैं। तो जितने चोर हैं वो तो हमारे यहाँ को फंडिंग हमको नहीं देंगे, और जो ईमानदार लोग हैं वो बेचारे हमको तो नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, फिर चोरों को दे देते हैं। कितने रुपए का वो बता रहे थे आप लोन, उसका 30 लाख का, 35 लाख का लोन। 35 लाख के लोन के आवेदन लगाए बंदे ने, 3 ऑडी हैं उसके पास, ऑडी कार, ठीक है, और वो आवेदन कितना दे रहा है, 500 रुपया। और क्या हुआ मैं बता रहा हूं, हमारे को 10 रुपए में भी हम तो लगा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, हम पैसा नहीं लेते। मैं ये बता रहा हूं, एक बंदा पुणे से, हमने सहयोग राशि मांगी, वो बोलता है गारंटी क्या है। हमने बोला कोई गारंटी नहीं है भाई, हम लड़ाई के लिए हथियार दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे। सच्चाई की गारंटी, कागज की सच्चाई की गारंटी है, लड़ाई की जीत की गारंटी मैं कैसे ले सकता हूं? क्यों जी? लड़ाई लड़ने की गारंटी है, साथ मिलके लड़ेंगे इसकी गारंटी है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इसकी तो गारंटी नहीं दे सकता ना कोई। लठ लेके चलते हो तो जीतने की गारंटी होती है कि आपका फूटेगा कि अगले वाले का फूटेगा, हमें थोड़ी पता है। लड़ने की गारंटी है, जीतने का नहीं है। अब मैंने तो गारंटी नहीं ली, एक वकील मेरे साथ फोटो खिंचवाया हुआ था हमारे ही वहां का, वो जाके उसके घर पहुंच गया। मैं वकील भाई साहब, ये चुटकियों में 3 महीने के अंदर अंदर 10 लाख रुपया ले लिया उससे।
मैं तो ये बता रहा हूं कि जो झूठ बोलने वाले हैं उनको भाग के देते हैं, और हम लोग क्योंकि गारंटी नहीं लेते, हम कहते हैं हम ठेकेदार नहीं है, हम लड़ना तो तुमको पड़ेगा। लोगों को क्या चाहिए? ठेकेदार चाहिए कि तुमको इतना पैसा दे दिया तो तुम लड़ो हमारे लिए। नहीं भाई, हमसे बस की बात नहीं, हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा ये एक मुद्दा है, ये सच्चाई का मुद्दा है, आपके बीच में रख रहे हैं। आपको खुद नहीं लड़ना है, खुद नहीं जांचना है, तो हम इसकी सिरदर्दी नहीं लेंगे, क्योंकि इस लड़ाई में अगर जनता को बात समझ में नहीं आई तो हमारे हिस्से में केवल मौत आनी है। मौत तो वैसे भी सबके हिस्से में आनी है, मरने से हम नहीं डरते हैं, पर हमें यह लगता है कि अगर हम 1 साल में मरें और अगर 2 साल में मरे तो हम 2 साल में ज्यादा लोगों तक पहुंच के उनको जगा पाएंगे। तो हमें लगता है कि और 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाए तो ठीक रहेगा। जगाने का पर्पज सिर्फ खाली ये नहीं है कि हमें अगर उस 6 महीने में मरकर या 6 दिन में मरने से भी अगर देश की जनता जागती हो तो हम कल फांसी ले लें। सरकार को कह दें कि हमको फांसी पर चढ़ा दो या गोली मार दो या हमको जेल में डाल दो, पर उससे कुछ हो नहीं रहा है ना। देश जागा नहीं है, देश के अंदर आग ही नहीं है, वो सुस्त सोया पड़ा है, नेताओं के पीछे दुम हिलाता हुआ घूम रहा है पालतू कुत्ते की तरह। काम कुछ नेता भी नहीं कर रहा है उसका, नौकरी ढूंढ रहा है 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए की, जबकि उसकी असली कीमत कितनी है? 2 रुपया मात्र। अपनी जमीन छोड़ करके कहीं बाहर किसी की नौकरी चाकरी करने अपने बच्चों को भेज रहे हैं, खुद की जमीन छोड़ करके। घर में असली धन डंगर पड़े हैं, अपने पशुधन है उसको छोड़ करके जो है पैकेट का अनाज और दूध पी रहे हैं। 24 घंटे वहां वो केमिकल स्प्रे करके पूरे घर को जो है वो स्प्रे खाना, केमिकल खाना बना रखा है। ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बताओ। हम उनको कह रहे हैं कि तुम ये बंद कर दो, तुम ये बंद कर दो, तुम ये बंद कर दो। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ क्या बीत रही होगी। हम फिर भी आशावान हैं, हम फिर भी ये उम्मीद करते हैं, अरे आज ही तो समझ में नहीं आया, ऐसा थोड़ी है कि कभी नहीं आएगा। चलो इनको नहीं आया है, अगले वालों को आ जाएगा। इस 3 साल में नहीं आया है, अगले साल आ जाएगा। 4 में नहीं आया, 6 में आ जाएगा। फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि यार जब बर्बाद होने में 50 साल लगे हैं तो दोबारा से समझ में आने में भी इतना जल्दी थोड़ी आ जाएगा। चलो अगली पीढ़ी कर लेगी, हमसे नहीं होगा तो अगले वाले कर लेंगे। हम तो इस उम्मीद में लगे पड़े। तो वो उम्मीद पब्लिक के अंदर, जो लोगों के अंदर नहीं मरनी चाहिए। हमारी ये कोशिश है। तो आप लोगों को जो करना है वो ये करना है कि बिना किसी को जगाए और बिना किसी को पूरी बात बताए किसी के आवेदन नहीं लगाने हैं। पूरा मसला समझाना है, सामने वाले आदमी को लड़ने के लिए तैयार करना है। एक बार बैंक में चांदी का रुपया लेकर के चले जाओ और बैंक वाले को बोलो जमा करो। पहले तो सुनार से लेकर आओ, 1400 रुपए में मिलता है। फिर बैंक में जाओ जमा कराने, 1 रुपए में जमा होता है। तो 1400 गुना की ठगी तो सामने हो रही है। तो रुपया, इसका मतलब ये कागज वाला ही तो नकली हो गया, ये जो लोहे वाला है तो नकली हो गया। क्यों जी? अगर उसको भी बैंक 1 रुपया बोल रहा है और इसको भी 1 रुपया बोल रहा है, तो दोनों में बराबर सामान क्यों नहीं आ रहा? यही बैंक वालों से पूछना है कि भाई मेरे रुपए की कीमत 7,000 बैंक के नोटों के बराबर है, तो जो तुमने मुझे 7 लाख रुपए का लोन दिया है, ये 7 लाख रुपए में जितना सामान आया है वो क्या बोलेगा? अच्छा बैंक नोट दिए थे तो बैंक नोट दे दो मेरे वापस। भाई बीएनएस की धारा 178 से लेकर 188 तक शायद है, 187 या 86 तक, वो इसमें लिखा हुआ है। बीएनएस में 178 है। वो 178 के हिसाब से ये जो नोट है ना, ये जेब में रखना भी अपराध है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं नकली बोल रहा हूं, रियलिटी में ये नकली है। नकली नोट रखना अपराध है और आजीवन कारावास है। अभी सरकार ने प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है कि बिहार में नकली नोट मिले हैं जिसमें रिजर्व की स्पेलिंग थोड़ी अलग है। थोड़े दिनों में ये कहने वाली है सरकार कि 500 का जितना नोट है सारा नकली है। हैं? वापस ले लेगी सारे नोट। फिर क्या करोगे? डिजिट रह जाएंगे खाली, और डिजिट के बदले में आपको सोना देना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि डिजिट तो बेहिसाब बांट रखे हैं। तो वो हाँ, बीएनएस की अध्याय 10 और धारा 178 से 188 तक,
ये इस किताब के पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है, ये जो नोट में लेन देन है, नकली नोट में, करेंसी नोट में, ये अवैध है, ये अपराध है और आजीवन कारावास तक की सजा। बैंक के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। पुलिस वाले के पास जाओगे तो पुलिस वाला बोलता है हमको ट्रेनिंग में बैंक वालों के खिलाफ मुकदमा करने से ही मना किया हुआ है, ट्रेनिंग में ही मना किया हुआ है। और किसी वकील के पास जाओगे तो वकील के किसी सिलेबस में रुपए का मुद्दा नहीं पढ़ाया गया, और जज के पास जाओगे तो जजों को भी रुपए वाला मुद्दा नहीं बताया गया। इसीलिए बैकडोर से एंट्री करनी पड़ेगी कोर्ट में भी इकट्ठे होकर के कि कम से कम बात तो सुनो। जजों के ऊपर भी हमको इकट्ठा होकर के इस बात का प्रेशर बनाना पड़ेगा कि कम से कम बात तो सुनो और इसको तय करो कि सही कौन है और गलत कौन है। अरे हम गलत हैं तो हमको फांसी पर टांगो ना। अगर देश की करेंसी के बारे में ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं, हम नोट के ऊपर उलझुल बातें कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, सारी दुनिया को बता रहे हैं, कोर्टों में कागज लगा रहे हैं, FIR लिख रहे हैं, इतनी सारा उल्टा काम कर रहे हैं, खड़े होकर के सरेआम बोल रहे हैं, इसी बात के ऊपर क्यों नहीं तुम फांसी टांगते हो कि तुम ये काम गलत है तो? लेकिन वो हमारे खिलाफ दूसरे मुकदमे करेंगे। सड़क पर चलते हुए तहसीलदार से बदतमीजी का, उसके ऊपर सरकारी अधिकारी से मारपीट का, या गाड़ी के अंदर चेकिंग के टाइम पे, अब देखो गाड़ी के अंदर GPS लगा है, फोन से लोकेशन का पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा बंदा कहाँ है, आज बैठा हुआ है, अभी मालूम पड़ जाएगा ना लोकेशन से। तो लोकेशन से उनको ये भी पता चल जाएगा किस रास्ते से जाना है बंदे ने। गूगल पे जैसे ही लिखेंगे गूगल बता देगा जी अभी इन्होंने दिल्ली का भरा है, दिल्ली का भरा है और यहाँ पर लोकेशन है, इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, इतनी देर में ये यहाँ पहुँच जाएंगे, इतनी देर में नोएडा पहुँच जाएंगे, इतनी देर में गाजियाबाद, वहीं पे पुलिस चौकी खड़ी मिले, सारा जो है पुलिस अमला खड़ा मिले, वो गाड़ी चेकिंग करने लगे और एक कट्टा जो है मेरी गाड़ी में से हीरोइन का मिल जाए। क्यों? अच्छा यहां से चल रही थी फंडिंग। सारा बीजेपी का IT सेल ऐसे एक्टिव होगा कि ये रुपए पे नकली बोलने वाला ऐसे करता था। क्यों? और फिर आप लोग क्या बोलोगे? भाई बलहारा के साथ ही हो गया तो हमारा क्या बुरा हाल होगा, हम नहीं जाते भाई। कोई नहीं आएगा साथ मरने भाई, हमको पता है, इतना तो यकीन है। हाँ यस, हमको यह मालूम है कि हमारे लिए कोई नहीं मरेगा और कोई किसी के साथ नहीं मरता है भाई। अपने परिवार में ही मौत हो जाए तो कौन साथ में कौन मरता है उसके, वो नहीं करता। लेकिन यहां जब हम बोल रहे हैं तो उसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि इस बोलने से जो आज बीज बोए जा रहे हैं, कल कोई क्रांतिकारी पैदा हो जाए, कल कोई माई का लाल खड़ा होकर के सवाल फिर से पूछने लग जाए, जो सिद्धांत की लड़ाई लड़े। जो नेताजी ने ये मुहिम शुरू करी थी, उनके जाने के बाद वो मुहिम रुक गई। जो राजीव भाई ने भारतीयता की मुहिम शुरू करी थी, उनके जाने के बाद वो रुक गई। तब जाकर के, कभी ऐसा थोड़ी है, बीज बोए थे उन्होंने कब, तब जाकर के वो बीज बोए हुए ये सारे क्रांतिकारी जो राजीव भाई को सुनने वाले लोग थे, फिर से वो दोबारा तैयार हुए कि नहीं जरूरत है उनके जाने के बाद, फिर जाकर के यहां तक बात पहुंची है। अब यहां के बाद फिर कोई ना कोई आगे, और जितना काम बांट रखा होगा परमात्मा ने, जितना दे रखा हो उतना तो करके जाएं। असली मसला है सच और झूठ का। तो जी पहला सवाल हो गया कि आपने जो हमको नोट दिया, जो हमने आपने लोन दिया, वो आपके पास था कि नहीं था? बैंक की बैलेंस शीट में ही नहीं होता ये लोन, कहीं पे है ही नहीं है जो आपको दिया है, कहीं पे नहीं होता है ये। एक बैंक हवा में एक खाता खोलता है, पहले उसमें जमा करता है, वहां से आपके खाते में ट्रांसफर करता है, हवा में खाता खोलता है, कहीं कोई पैसा नहीं होता है। अगर आपसे कोई पैसा मांगने आए तो अलमारी में रखा होगा तो पकड़ाओगे ना, या घर में कहीं रखा होगा तो पकड़ाओगे। बैंक तो आपको वो पैसा पकड़ा रहा है जो उसके पास है ही नहीं है। वो बोला जा दे दिया, कहां दिया? कहते खाते में भेज दिया। अच्छा कैसे मिलेगा? जा ले ले। किससे लूं? ये खाते में जाकर ATM में जाओगे, ATM में पैसे खत्म मिलते हैं आजकल, तो कैश कहां है ATM में? तो जो दिया है उसका क्या करना है? बोला चेक से भेज दो, RTGS कर दो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दो, UPI से पेमेंट कर दो, गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो। अरे मुझे कैश चाहिए इसके बदले में। एक बार जितना लोन मिला हुआ है, सारे जने जितने खाते में पैसे पड़े हैं, सारे ATM से पैसे या बैंकों से पैसे निकलवा लो, पता चलेगा बैंक बर्बादी हो गई। एक ही दिन में, एक ही दिन में पता चल जाएगा, है ही नहीं है।
जितना हमारे खातों में पड़ा सिर्फ वही मांग लो, उसी से बंद हो जाएगा बैंक। है ही नहीं है उनके पास। हाँ हाँ, सिर्फ ट्रांसफर करते हैं। चलो अपने खाते में डालो, अपने खाते में डाल के एटीएम से निकलवा लो, ठीक है ना, इसमें क्या है। या क्रेडिट कार्ड से जुगाड़ करना, पेट्रोल पंप वाले था कैश ले लिया था, न्यू लेकर ना उसके खाते में करवा देना को ला वो तो निकला होगा, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं कि आप कैश नहीं निकलवा सकते, क्योंकि असलियत में कैश है ही नहीं। जो आपको लोन दिया गया है उसके पीछे ना गोल्ड है और उसके बदले ना कैश है, कुछ भी नहीं है। हवा में आपको कर्जदार बना रहे हैं, हवा में छापे हुए पैसे से वो आपकी जमीनों को गिरवी रख रहे हैं, बस ये समझ लो। 5 जनवरी 2011 के जजमेंट के अनुसार तो सारे लोग ही शरणार्थी हैं, तो क्या 5% ही मूल निवासी हैं? ये सवाल का वैसे तो खैर विकास भाई ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैं थोड़ा और इलस्ट्रेटेड इसका जवाब दे देता हूं। हमारे यहाँ एक जगह है राखीगढ़ी, और इस राखीगढ़ी में ऐसा बोलते हैं वो, वैसे तो ये जितने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं हमें तो सारे के सारे चोर ही दिखते हैं, ये सारे के सारे प्राइवेट लोग हैं, और ये हमारी पूरे इतिहास को बदलने के लिए ही आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर आम नागरिक का जाना मतलब बैन होता है। तो किसी दिन वहाँ ट्रक आता है, उसमें से कुछ सामान उतारते हैं और बाद में कह देते हैं यहाँ पर मिलाइए, ठीक है ना। वहाँ क्योंकि हमारा जाना तो बैन है, तो पब्लिक को तो पता नहीं वो क्या लेके जाते हैं, क्या वहाँ लेकर जाते हैं और क्या वहाँ से उठा कर लाते हैं, क्यों जी। वो तो सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी कर देते हैं उस दिन, वहाँ पुलिस आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा, फिर वहाँ एक ट्रक आएगा, ट्रक में से वो सामान उतारेंगे, फिर वो नाटक करेंगे दस्ताने पहनकर और वो करके, और वो कहेंगे अरे यहाँ इतना बड़ा कंकाल मिला है, रातों रात एकदम से अचानक से मिल जाएगा, सुबह बस खबर ही मिलेगी अखबार में आपको, फिर लोग आना शुरू करेंगे, फिर लोगों को वो सच लगने लगेगा, क्योंकि अखबार में आ गया, टीवी में आ गया, जो चल रहा है आपको सच दिखने लग जाएगा। तो ये सारे के सारे वैसे तो इस काम के लिए हैं, लेकिन वहाँ जो कंकाल मिले थे कुछ टाइम पहले, उनका जब डीएनए टेस्टिंग भी किया गया था, तो सबका डीएनए टेस्टिंग चेक किया तो सबका एक ही डीएनए मिला, जो मैचिंग है डीएनए। यदि आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो आप सारे के सारे अपना डीएनए चेक कराओगे अगर एक जगह पर, और वो ईमानदार अगर है तो हम सबका डीएनए एक ही मिलेगा, लगभग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो एक एरिया में रह रहे हैं। जो बात वो कह रहे थे कि एक जगह पर रहना चालू कर देंगे तो आपके अंदर जो चेंजेस हैं वो इस हिसाब से आने चालू हो जाएंगे कि आप वहीं के मूल निवासी वाले डीएनए में कन्वर्ट होने चालू हो जाओगे। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा। अब आप जाओगे ना, वो श्रवण कुमार के बारे में कहावत है ना कि माँ बाप को लेकर के जा रहा था, वो बोले कि जैसे ही वो गुजरात की धरती पर कदम रखा, रखते ही बोला अच्छा सारी उम्र ऐसे ही ढोता रहूंगा, पैसा चाहिए। या वो हम तो गुजरात को करेंगे ना बदनाम, उन्होंने यूपी को बदनाम करने का प्लान बनाया है। गुजरात वाले हैं पैसे के लिए किसी को भी बेच देते हैं, यूपी वाले तो झूठ झाट बोल देते हैं ज्यादा इधर तो एक तो ये बीच में आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि जितनी भी ये व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था आप लोगों के लिए की है, चाहे रुकने की है चाहे भोजन की है, इसके लिए जो भी साथी यहाँ आए हैं वो अपना सहयोग जो है वो नरेंद्र भाई को और शेर अली शाह को, कहाँ है भाई जी, एक बार खड़े हो जाएं बता दें, इनको दे देंगे। इनको आप अपना सहयोग राशि दे देंगे जब भी आपको समय लगेगा, क्योंकि ये सारी व्यवस्था क्योंकि समाज की है और समाज के ही सहयोग से होगी तो ज़्यादा बढ़िया होगी। अगर इन्होंने अपनी जेब से कर दिया तो फिर ये पूरा करने के लिए फिर किसी से इनको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि जेब से लगा के क्यों कोई किसी के लिए लगाएगा। मैं भी यहाँ आया हूँ आपके पास, तो मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि मैं यहाँ आऊँ कि भाई जेब से पैसा खर्च करके और समाज का काम करूँ। मैं भी यही चाहूँगा कि समाज का काम है तो समाज के सहयोग से हो। मेरी जो कमाई है उसमें से कुछ परसेंटेज तो मैं समाज के काम के लिए लगा सकता हूँ, सारी की सारी कमाई तो मैं नहीं लगा सकता ना,
है कि नहीं? तो आप लोगों को भी अपनी सारी कमाई तो देनी नहीं है, आपको भी अपना कुछ जो आपसे सहयोग बनता है वो उसके हिसाब से आपको सहयोग कर देना है। और सवाल तो खैर सारे जवाब लगभग इनके हो चुके हैं जो सवाल आए हैं। वैसे बोल चुका हूं मैं, हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है कागजों में, यस लगी हुई है। आरबीआई अभी भी नोट कैसे छापता है वैसे ही छाप लेता है अपनी मर्जी से। वैसे तो हमने तो आरबीआई में इस किताब के अंदर पूछा हुआ है कि नोट छापने का नियम क्या है, तो आरबीआई कह रहा है हमको नहीं पता, किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, हमने पूछा आरबीआई के अंदर, उसकी आरटीआई की कॉपी भी इसके अंदर है। हमने आरबीआई से पूछ लिया कि भैया जी जो जो तुम नोट छापते हो इसमें कौन सा रुपया असली है और कौन सा रुपया नकली है, इस रुपये को पता लगाने के लिए वैध रुपया कौन सा है, उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा कि कौन से वाले किस तरह से छपे रुपये को हम वैध रुपया बोलते हैं, वो उसका एक कॉपी दे दो, सर्टिफाइड कॉपी। तो वहां से जवाब आता है कि वैध रुपये का हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। खुद आरबीआई बोल रहा है कि वैध रुपये का हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। बाजार में छोटे नोट और सिक्कों की कमी क्यों की जा रही है? मैं आपको बता रहा हूं कि ये नोट बंद होने हैं और बैंक भी बंद होने हैं, बैंक भी बंद होने हैं और नोट भी बंद होने हैं, स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इसीलिए बैंकिंग के काम, आपके गांव में कोई सीएचसी सेंटर आ जाएगा, अटल सेवा केंद्र काइंड ऑफ, वहां पे बैठा आदमी कहेगा अंगूठा लगा दे, पैसे जमा करना उसका काम हो जाएगा। तो बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये बैलेंस पूछना है, मोबाइल से मैसेज भेजो, बैलेंस पूछने का पता चल जाएगा। स्टेटमेंट मांगनी है, मेल मंगवा लो, स्टेटमेंट आ जाएगी। पैसे भेजने, ट्रांसफ़र कर दो, खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बैंक में ना पैसे लेने जाने की ज़रूरत, ना जमा कराने जाने की ज़रूरत। बैंक तो बैंकिंग कर ही नहीं रहा है, बैंक केवल लोन दे रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आजकल जो बैंकों का काम है, आपके लोन की रिकवरी के लिए प्रयास करना। यदि लोन आप नहीं दे पा रहे हो तो आपकी ज़मीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी सबको नीलाम करके अपने पास, मतलब अपना उसको कब्जा करके उसको नीलाम करना। बैंक आजकल असल में वसूली केंद्र बने हुए हैं। बैंक आजकल बैंकिंग नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। वो आपका बीमा भी कर रहे हैं, लोन मांगोगे तो बीमा जबरदस्ती करेंगे, ठीक है। वो बाकी के सारे, वो वहां पर कुछ भी बेच रहे हैं, मतलब ऊपर से आया हुआ, प्रधानमंत्री के कार्यालय से आया हुआ कोई सामान भी बेच रहे हैं वहां पर, वो किताब भी बेच रहे हैं, वो वहां पर कुछ भी बेच रहे हैं, बैंकिंग नहीं कर रहे। पैसे जमा कराने हैं एटीएम में करवा दो या सीएचसी सेंटर करवा दो, निकलवाने हैं वहीं से निकलवा लो, ट्रांसफर करने हैं वहीं करवा लो। आप जाते हो क्या बैंक? कितने दिन हो गए आपको बैंक? जब जाए हुए इतने दिन हो गए तो बैंक बंद भी हो गया तो आपको क्या फर्क पड़ता है? धीरे धीरे आपकी आदत बना देते हैं वो लोग ना, इसलिए पूरा खेल चलता है। भारत सरकार कौन और केंद्र सरकार कौन? वैसे इसके ऊपर पूरी लंबी वीडियो चाहिए, पर एक लाइन में समझ लो, हम भारत सरकार हैं, जो देश की जनता वोट करती है, जो अपने गांव में रहती है, जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाती है, जो जिसके टैक्स के पैसे से ये लोग राज करते हैं, वो भारत सरकार है। और केंद्र सरकार नाम की कोई चीज वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करती, पर असल में केंद्र सरकार है पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। पहली बार जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वर्ड इस्तेमाल किया गया था इंग्लैंड की पार्लियामेंट के लिए। वहीं से आदेश होकर के आते थे जिस वक्त अंग्रेजों का शासन था। और आज भी केंद्र सरकार जब भी इस्तेमाल होता है, समझो अंग्रेजों के अधीन वो चीज चल रही है। और भारत सरकार हम हैं, क्योंकि हम तनख्वाह देते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम मालिक हैं। देखो ना, डीसी तो डीसी है, वो तो सरकार नहीं है, तहसीलदार भी सरकार नहीं है, पुलिस वाला भी सरकार नहीं है, नेता भी सरकार नहीं है, नेता भी सरकार नहीं है, वो एमएलए है। एमएलए पर बैठने की, एमएलए वाला काम करने की तनख्वाह लेता है, गाड़ी का तेल लेता है, घर लेता है। और राष्ट्रपति भी तनख्वाह लेता है, प्रधानमंत्री भी तनख्वाह लेता है। तनख्वाह लेने वाला नौकर होता है। तो ये नौकर हैं, मालिक नहीं है, प्रतिनिधि हैं, सरकार नहीं है। सरकार हम हैं। इसीलिए किसी भी कागज के ऊपर साइन मिलेंगे, सरकार के नहीं मिलेंगे। कागज के ऊपर साइन मिलेंगे वित्त सचिव के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के, चीफ सेक्रेटरी के, मुख्य सचिव, किसी के भी मिलेंगे। और ऊपर जो हेडलाइन मिलेगी वो मंत्रालय की मिलेगी, भारत सरकार की नहीं मिलेगी। भारत सरकार के अधीन मंत्रालय। तो भारत सरकार क्या?
लोकसभा सरकार नहीं, विधानसभा भारत सरकार नहीं, राष्ट्रपति भवन भारत सरकार नहीं, तो वो भारत सरकार कौन है फिर? वो हम हैं। हमारे अधीन लोकसभा है, हमारे अधीन संसद है और उसके अधीन मंत्रालय हैं। वो मंत्रालय हमारे अधीन है, हमको पता ही नहीं है। हम अपने आप को माई बाप हम नेता के सामने जाके माई बाप करने लग जाते हैं। हमको पता ही नहीं है कि जो पुलिस वाला आता है वो हमारा नौकर है, हम मालिक है। क्योंकि हम अकेले हैं इसलिए कहने की हिम्मत नहीं है हमारी, वरना अगर किसी पुलिस वाले को कह भी दोगे, अभी हमारा पानीपत में हुआ और मैं ये वीडियो सुन करके एक हमारे साथी ने जा करके कह दिया, थे वो 3 जने खाली, पुलिस वाले 10 थे। बोला तू नौकर है हमारा, बोला आजा तुझे देखता हूं। मतलब देखो, जहां यहां गुंडागर्दी है प्योर। पुलिस कोई भी सुरक्षा सेवा सहयोग का काम नहीं कर रही, प्योर गुंडागर्दी। जहां उनकी काबू से बाहर बात आ जाए एनकाउंटर कर देंगे। एनकाउंटर में एक ही लाइन लिखी जाती है, हमने पकड़ने की कोशिश की, पूछताछ करने की कोशिश की, इसने भागने की कोशिश की, जब हमने पकड़ने को आए तो इन्होंने तमंचा निकाल करके मारने की कोशिश की, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। इसके अलावा तीसरी कोई लाइन नहीं आती है इनको, ठीक है ना। बड़ी वो है, क्योंकि यही जज हैं, यही मालिक हैं, तो आदमी डरता इसलिए कि एनकाउंटर कर देंगे, आदमी डरता इसलिए जेल में डाल देंगे, आदमी डरता इसलिए क्योंकि समाज डर जाता है एक आदमी के जेल जाने से। एक आदमी के जेल जाने से अगर समाज खड़ा हो जाए कि सच क्या है वो बताओ, सच्चाई के ऊपर अगर लड़ने लग जाए तो इनको डर लगने लगेगा, लेकिन नहीं लगता है क्योंकि हम लोग डरे हुए हैं। ब्लू लाइट के बारे में तो पूरा, ब्लू लाइट और व्हाइट लाइट के बारे में मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है पूरी, थोड़े दिन पहले की, वो आप देख लेना। एलोपैथी में ऑपरेशन की थ्योरी ये होम्योपैथी से ही, उससे आयुर्वेद से ही आई है। शल्य चिकित्सा पहले ही सब्जेक्ट होता है अपने उसमें, चिकित्सा शास्त्र में ऑलरेडी डिक्लेयर है पूरा का पूरा। इसके ऊपर जब चिकित्सा के शिविर लगेंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग कर लेंगे। अभी तो क्या है कि अभी तो ऐसा लगता है जैसे लोन वाले मुद्दे के लिए अपने ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, आगे शिक्षा वाले मुद्दे पर भी ट्रेनिंग्स होंगी, फिर इसके बाद स्वास्थ्य वाले पर भी होंगी, फिर राजनीति वाले, सब पे होंगी फिर अपनी ट्रेनिंग्स ना, ये कॉन्टिन्यूसली। अभी तो शुरुआत भर है खाली। मोबाइल एप्लीकेशन का आवेदन कैसे लगेगा? सबका आवेदन ऐसे ही लगेगा। आवेदन देने के बाद का प्रोसेस क्या है? देखो, आवेदन देने के बाद का प्रोसेस सबसे पहला ये है कि एक तो रुपए को अच्छे से समझना है। जिसने भी आवेदन लगाना है, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ 5 वीडियोस, 5-6 वीडियो मैंने डाल भी दिए हैं वैसे, वो उसमें रुपए के ऊपर चर्चा है, उनको अच्छे से सुन करके नोट कर लो, ताकि एक एक बात उसमें हमने पुलिस वाले द्वारा पूछा गया और बैंक के अधिकारी द्वारा पूछा गया, एक एक सवाल उसमें हमने कवर किया है और उसका जवाब है। लगभग 3 घंटे की वो वीडियोस है, अच्छे से सुनो उसको कॉपी पेन लेकर के, तो आपको पता चल जाएगा। फिर पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझने वाली भी 4-5 वीडियो डाली हैं, वो भी 6-7 घंटे का मटेरियल है, उसको भी आप अच्छे से सुनोगे तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। जो चीजें अभी यहां पर नहीं आई हैं, जैसे मैंने जो बोला है वो कभी मैं मुंबई के हिसाब से बोल देता हूं, कभी दिल्ली के हिसाब से, और कभी करनाल, और कभी मेरे गांव के हिसाब से। वो चीजें जिस गांव में अगर नहीं आई हैं या आपके किसी और गांव में नहीं आई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएंगी, वो तैयारी वही चल रही है जिसको आप तरक्की का पैमाना बोल रहे हो। यानी अगर वो भारत को अगर थाईलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं, जब अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि मैं दिल्ली को सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप करना चाहता हूं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल मैंने फेसबुक पर अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि तुम थाईलैंड और सिंगापुर की तरह दिल्ली में भी वैश्यालय खोलना चाहते हो क्या हर घर में? क्योंकि वहां तो थाईलैंड की तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था वैश्यालय से चलती है। वहां तो बाप अपनी बेटी का रेट खुद तय करता है, गले में पट्टा डालता है बाप अपने हाथ से कि इस वाली बेटी का रेट ये है और इस वाली का ये है। वहां पर वो एक कल्चर कोई खराब थोड़ी ना है, उनकी तो रोटी उससे चलती है। तो क्या दिल्ली को वो थाईलैंड की तरज पर, सिंगापुर की तरज पर डेवलप करना चाह रहा था? भाई यहां से तो सारे के सारे उल्टे काम करने के लिए उन देशों के अंदर जाते थे ना पहले तो, जो लोग यहां से जाते उद्योगपति लोग। तो मतलब इसका मतलब तो उसका तो मेन हेड ये है। जब कोई नेता कहता है कि हम इस देश को अमेरिका की तरज पर डेवलप करना चाहते हैं, तो अमेरिका में डाइवोर्स का रेट सबसे ज्यादा है, अमेरिका में कैंसर का रेट सबसे ज्यादा है, अमेरिका में डिप्रेशन का रेट सबसे ज्यादा है, अमेरिका में आदमी अपनी हेल्थ की फैसिलिटीज बर्दाश्त नहीं कर पाता, अमेरिका में ये जो फास्ट फूड खाना सस्ता है और हरी सब्जी खानी महंगी है,
हरी सब्जी 5-5, 6-6 गुना महंगा है। तो क्या इस देश को भी ऐसा ही बनाना चाहते हो कि तुमको सब कुछ पैकेट में मिले और कंपनियों का मिले और सारा पैसा कंपनियों को जाए? जब कोई अमेरिका बनाना चाहे इस देश को, तो समझो वो आपके देश को, फैमिली कल्चर को आपको बर्बाद करना चाहता है। गांव का कल्चर खत्म करके वहां चारों तरफ लाइटें ही लाइटें लगाना चाहता है। इसलिए हम लोगों को इस बात के ऊपर बड़ा समझ देखना पड़ेगा कि देखो ठीक है, आपको दूर से दिखने में किसी की गाड़ी बड़ी नजर आ सकती है, किसी के बढ़िया कपड़े नजर आ सकते हैं। ये बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, देखो इस स्कूल में गया अभी, ये बदायूं से आई है, ये ककराला से है ना। अब इस बस में ये बच्चे दिखते बड़े सुंदर हैं, अच्छी सी ड्रेस पहने हुए हैं, पर इन बच्चों की मेंटल हालत को आप एक बार जाकर के देखो, इनको कुछ समझ में नहीं आता जो अंग्रेजी में वहां बका जा रहा है, क्योंकि गांव में तो सारा देसी बोला जाता है। तो वो पूरी जिंदगी बकवास कर रहे हैं, बकवास जिंदगी जी रहे हैं। वो उन बच्चों की जिंदगी नरक बना रहे हैं माँ बाप, जो अपने बच्चों को गांव से बाहर भेज रहे हैं, उन प्राइवेट स्कूलों की जेब भर रहे हैं खाली। मतलब अल्टीमेटली क्या है, सही और गलत का फैसला बैठ करके करने से होगा। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, तो जनता सरकार मोर्चा के साथियों से संपर्क कर लो। अगर नहीं पता है जनता सरकार मोर्चा का साथी आपके गांव में होगा, उससे कर लो, वो आगे कर लेगा, वो आगे कर लेगा, तो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा जिसने बीजों पर काम किया हो, जिसने खेती पर काम किया हो, जिसने राजनीति पर काम किया हो, जिसने एजुकेशन पर या स्वास्थ्य पर काम किया हो। तो बैठ करके चर्चाएं कर लो, लंबी लंबी चर्चाओं के बिना बात नहीं बनेगी। 2 दिन की 3 दिन की ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है। जिन्होंने 3-3, 4-4 ट्रेनिंग ले रखी है वो लोग भी यहां बैठे हैं, और हर ट्रेनिंग में नया मटेरियल मिलता है ना, कुछ भी पुराने वाला रिवीजन नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल ही इतना ज्यादा है। 1500 से ऊपर तो वीडियो मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत सारा मटेरियल उसमें कॉमन भी आ जाता है और बहुत सारा अलग भी आता है। तो दूसरे नंबर पे यह करना है कि वो वीडियोस जो अपनी लोन वाले मुद्दे पर, रुपए वाले मुद्दे पर है, उसको समझ लेना है, फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझ लेना है, फिर अपने गांव के ऊपर चर्चा इसके ऊपर करनी है, फिर एजुकेशन वाली ट्रेनिंग है उसको भी कर लेना है, आप उस पर भी कर सकते हैं। और रिकवरी वालों के अधिकार, बैंक वालों के अधिकार, इन सब के ऊपर हमने अलग अलग वीडियोस बना के डाली हुई हैं। आप सब लोगों को एक ही काम करना है कि आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए। नॉलेज मतलब आज मैं इस ट्रेनिंग को अगर 4 घंटे और एक्सटेंड कर देता हूं तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो 20-25-30 घंटे की अभी पेंडिंग पड़ी है आपकी। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि आज हमने बात का बीज बो दिया, बात को आपको समझ में आ गया हो, इन 2-3 दिनों के इस पूरे प्रकरण में अगर आपको बात समझ में आ गई है, तो फिर आपको एक ही काम करना है कि इसको और समझना है। जिसको आधी बात समझ में आई है अपने सवाल लिख लेने हैं, जिसको बात समझ में आ गई है आगे समझ लेना है, और जब आगे समझ में आ जाए तो बस जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर ना आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, फिर ना आपको मेरे साहस की, आपके अंदर साहस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि तब आपको अपना बच्चा आने वाले समय में 100% गुलाम होता हुआ अपनी आंखों से दिख जाएगा। और यदि आपको वो दिख जाएगा तो अपने बच्चे की लड़ाई आप जरूर लड़ लोगे। यहां आदमी थोड़ा इमोशनल होता है कि जब उसे पता चलता है कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, मेरी औलाद, मेरा बीज भी खत्म होएगा, बीज खत्म होने पे रास्ते पर हम हैं, तो तब आदमी थोड़ा सा चलता है। और चाहे कोई जानवर भी हो, वो भी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। छत्तीसगढ़ में तो आपने देखा था, एक माँ अपने बच्चे को बाघ के मुंह से निकाल लाई थी, याद है ना। मतलब 3-4 घंटे के संघर्ष के बाद शेर के जबड़े से निकाल के लाई थी अपने बच्चे को, उठा के ले गया था उसका बच्चा, दौड़ती उसके पीछे गई, वहीं से लड़के लेकर आई, वो भी भाग गया और वो भी बच गए। तो वो अखबार में आप सर्च कर लेना, पता चल जाएगा आपको, वो अखबार में छपी थी खूब अच्छे से। तो जब बात हमारी अगली पीढ़ी पर आती है तो हम लोग मतलब किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। और समझ आ गई, समाधान समझ में आना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि असली समस्या नासमझी है। और सरकार का, उद्योगपतियों का और इस पूरे के पूरे षड्यंत्रकारियों का गेम सिर्फ इस बात पर चलता है कि आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाए। देखो यहां आकर के हम ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपसे दान मांगेंगे, हम अपना सामान बेचने की प्रक्रिया में नहीं है। ये किताब हमारा सामान नहीं है, ये भी दान मांगने का एक जरिया है।
ये सामान नहीं बेच रहे हैं हम लोग, ये दान मांगने का एक जरिया है कि जिसके पास हमको सहयोग करने के लिए 50-100 200 रुपया है वो 50-100 200 दे दीजिए, जिसके पास और ज़्यादा है, कोई 5,000 देना चाहता है तो 3-4 किताबें ले जाकर किसी पढ़ने वाले प्रोफेसर को, किसी उनको दे दीजिए, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग में आएगा नहीं कॉलेज का प्रोफेसर, पर आपको जानकारी है तो उस मास्टर जी को जाके कि इसको पढ़ के हमको समझा दो भैया क्या लिखा हुआ है, हम तो अनपढ़ आदमी ठहरे, ऐसा कह दो, क्या दिक्कत है। अगले को बोलो जी पहले 2 पेजेज में क्या क्या लिखा समझा दो, रोज पहुंच जाओ अगले के घर, आपको समझाने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, वैसे तो ना पढ़े, यार बता दो यार मेरे को तो नहीं आ रहा है समझ क्या लिखा हुआ है, यार 2-4 आदमियों के सामने उसकी तारीफ कर दो, यार वो सही समझाता है, हमको तो समझ ही नहीं आता, वो फिर चौड़ा होकर के खुद ही पढ़ लेगा, एक बार पढ़ लिया तो उसको पता चल जाएगा कि ये तो ठगी हो रही है पूरी। भैया किसी तरह पढ़ाना है आपके बच्चे को, जो आपका बच्चा 10वीं में 12वीं में पढ़ता है उसको बोल दो रोज के 2 पेज यार पढ़ के बताना क्या लिखा है, पर्पस है, पूरी किताब एक टाइम पे नहीं पढ़ पा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो, तो जैसे भी हो समझ दे दो बस अपने लोगों को, समझ ही समाधान है और ना समझी ही समस्या है। तो नरेंद्र भाई को, शेर खान भाई को आप अपना सहयोग राशि दे देंगे, और अभी हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है अपना जो जनता सरकार मोर्चा का, इस मुहिम को बढ़ा करके हम आगे लेकर के जा रहे हैं। 4 तारीख से हम 4 तारीख के बाद अपने गांव में हम लोग एजुकेशन पर एक कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे, ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। उस प्रोग्राम के बाद मतलब गांव की एजुकेशन पे रेगुलरली जो निडर इंडिया वाला चैनल है उसके ऊपर हम लोग वीडियोस डालेंगे कि गांव में पहले स्टेप पर क्या करना है। जो शिक्षा वाली जो मुहिम है ना कि आपको अपने बच्चे गांव से बाहर ही ना पढ़ाने पड़े और गांव में ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था चालू हो जाए जिसमें 100% रोजगार संभव हो, उस व्यवस्था की शुरुआत करने के लिए मुहिम शुरू कर रहे हैं अभी हम लोग। 4 तारीख के बाद वो कब होगी कैसे होगी वो अपने वीडियोस में हम डालते रहेंगे, आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया और नंबर हमने आपको दे दिया था, सहयोग राशि जमा करके आप उन लोगों को भेज दीजिएगा। और जो भी अगला स्टेप, जिनके पहले आवेदन लगा हुआ है वो अगले स्टेप पर बढ़ करके अगला स्टेप कर दें। अभी हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है कि जिन्होंने 3-4 महीने पहले या उससे पहले तक कोई भी आवेदन लगाया हुआ है उनकी अब लोन की अदायगी पूरी अदायगी का एक हम लोग फॉर्मेट बैंक को भेज रहे हैं और उसके बाद कोर्ट में मुकदमे चालू कर रहे हैं। लगभग 20-25 मुकदमे मेरे ख्याल से अंदाज़ा है ऐसा मेरा वो हो चुके हैं दर्ज, और वित्त मंत्रालय के सचिव को और इन सबको तलब कर लिया गया है। और हमें ऐसा लग रहा है कि आंच दूर तक जा रही है, तो इसके चलते एक कर्ज मुक्ति का आंदोलन होने वाला है जल्दी ही, सरकार के ही आदेश पर होगा, क्योंकि हम लोग कर्ज मुक्ति का जब करेंगे तो दूसरे एंगल से करेंगे। कोई और हमारी टीम में से खड़ा होकर के कोई हमारी खिलाफत करने वाला आदमी हो सकता है, वो लीड करे उस आंदोलन को, खिलाफत करने वाला, क्योंकि सरकार उस ऐसे आदमी को ही पकड़ती है जो उनके कंट्रोल का हो। सरकार हमारे वाले मुक्ति आंदोलन को कभी भी सफल नहीं होने देगी, मेरे वाले को तो नहीं होने देगी, क्योंकि हम तो क्या करेंगे, सिरे से जिसने 1 रुपया ले रखा है और जिसने 1 लाख ले रखा है। अभी तक क्या होता है, लोन माफ किनके होते हैं, जिनके 2 लाख से कम का लोन है, 4 लाख से कम का लोन है, उनके माफ होते आए हैं। अभी जो आने वाले वक्त में अगर जनता सरकार मोर्चा, यदि हम लोग अगर कोई भी ऐसा आंदोलन लड़ेंगे तो जिनके 50 करोड़ से कम के लोन हैं वो सारे माफ होंगे। 50 करोड़ से ऊपर उद्योगपतियों को सारा जमा करना पड़ेगा, और जो जनता का है लोन है, जो छोटी कंपनियों का, फैक्ट्रियों वाला, क्योंकि 50 करोड़ के फैक्ट्रियों के इनके होंगे, छोटे मोटे उद्योगपतियों के तो होने नहीं, उनके तो 100 करोड़ से ऊपर के लोन होते हैं मोटे, 100, 200, 500 करोड़। तो 50 करोड़ से नीचे का सबका साफ होगा और ऊपर वालों से सबसे वसूली होगी। क्यों जी, उद्योगपतियों से होनी चाहिए ना वसूली, तो सारा पैसा तो वो कमाते हैं, तो सारे टैक्स की बचत वो करते हैं, सारा जीएसटी वो बचाते हैं, ऐसी तैसी तो जनता की हो रही है। तो इसमें हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए, पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी क्या दिक्कत है, लोगों का भला होना चाहिए, जैसे मर्जी हो जाए। हमको तो कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाना, हमको तो कोई दुकान नहीं खोलनी, हमारा तो कोई ऐसा कोई पर्पज़ है नहीं। हमारा पर्पज़ जागरण मात्र है। आप समझ लें, इन चीज़ों के ऊपर खुद से काम कर लें। गांव आपका है, समस्या आपकी है, आप ही को लड़ना पड़ेगा और आप ही को बचाना पड़ेगा। बाहर से आया हुआ आदमी आपके गांव को नहीं बचाएगा, बस ये आपको याद रखना है। तो आप सब लोग आए
आप सब लोगों ने अपना सहयोग दिया, अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।